आपका क्या नाम है? मरियम। फुल नेम क्या है? मरियम सलमान। आप अभी मुझसे रीजनल नहीं पढ़ रही हो सिर्फ? सुबह आई हुई थी ना क्लास में। ऑनलाइन लेने हैं आपने? ये वाला पंखा बंद कर दो, मेरी आवाज़ नहीं कुछ सही आ रही। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? ऑनलाइन वालों? जी मैम आ रही है। नहीं है और ऑन कैंपस लाइट्स भी ऑफ कर दो ताकि जो है ना स्क्रीन सही से नज़र आए। सारी ऑफ कर दो, इतनी लाइट है। ठीक है जी। ऑनलाइन वालों आप लोग क्यों नहीं आए हो? ड्यू टू वैक्सीनेशन? जी मैम वैक्सीनेटेड नहीं है अभी। दोनों डोजेस नहीं लगी? एक भी डोज नहीं लगी कि एक एक लग गई है आप लोगों की? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं कह रही हूँ आप लोगों को एक एक भी डोज नहीं एक लगी भी है? नहीं लगी। लगी हुई है। एक भी नहीं लगी अभी। एक भी नहीं लगी? नो मैम अभी तो नहीं लगवाई। लगवानी नहीं है? मैम लगी पता हुई नहीं है। मैम। पता नहीं क्या है कि ऑनलाइन ये ना हो कि आपका फिर ऑन कैंपस सारा कुछ शिफ्ट हो जाए। एटलीस्ट अपने वैक्सीनेशन तो करवा के रखो। अभी कुछ नहीं कह सकते यूनिवर्सिटी वाले किस तरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है अल्ट्रासाउंड ऑफ द गायनी। हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ी सी उसकी वो पढ़ी थी हिस्ट्री के गायनी का स्कैन जब भी हम लोगों को करना है तो वी शुड नो सम हिस्ट्री। उस पेशेंट की हमने क्या हिस्ट्री लेनी है, क्या उसको प्रॉब्लम्स के साथ, वो कंप्लेन के साथ वो हमारे पास। आज हम लोग उसका करेंगे कि अल्ट्रासाउंड हम जब गायनी का करते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मली वो स्ट्रक्चर्स नजर किस तरह के आते हैं। नॉर्मल उसका जब भी हम रीजनल में पढ़ते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना कि नॉर्मल उसका कैसे एपिजेनेसिटी होनी चाहिए, ठीक, उसकी कैसी मेजरमेंट्स होनी चाहिए, क्या नॉर्मल लेंथ होती है, क्या ये नॉर्मल चीजें हमें पहले नॉर्मल एनाटमी हमें पता है तो हम जो है पैथोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो गायनी के लिए वी शुड नो। अच्छा, सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि किसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई थी अल्ट्रासाउंड। डाइन डोनाल्ड के नाम से, आइन डोनाल्ड जो था 1950 में जो था इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ ग्रे स्केल इमेजिंग थी। फिर उसके बाद डॉपलर आया, डॉपलर के अंदर एडवांसेस आई, उसमें कलर डॉपलर आया, पीडब्ल्यू आया, एसएमआई आया, पावर डॉपलर आया। फिर उसके अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजीज आती गई वो डॉपलर के अंदर एडवांसमेंट आती गई। सबसे पहले बी मोड इमेजिंग होती थी, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की भी सिर्फ एक ब्राइटनेस मोड जिसे कहते होते थे, ठीक, वो आया। फिर उससे पहले आता था ए मोड, ठीक है, एम्पलीट्यूड मोड आया, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बी मोड आया, फिर ग्रे स्केल इमेजिंग, फिर इसके अंदर भी वो हमारे पास डायनामिक रेंज, और उसके अंदर हम जिस तरह एडवांसेस की तरफ जाते गए उस तरह हम लोग के अल्ट्रासाउंड में एडवांसमेंट आती गई। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, फिजिक्स वी ऑल नो के कौन सी प्रोब यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब इज फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक, और डीप स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग लो फ्रीक्वेंसी यूज लो करते हैं। और फ्रीक्वेंसी स्कैन के लिए हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं? 3 to 5 मेगाहर्ट्ज 3 वाली to 5 मेगाहर्ट्ज करते हैं। कर्वीलिनियर प्रोब उसको यूज कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 5 से 7.5 मेगाहर्ट्ज तक जा रहे हैं तो वी आर मूविंग सुपरफिशियली, ठीक है। अब पेल्विक स्कैन करना है, एब्डोमिनल स्कैन के लिए तो हमें 3 से 3.5, या फिर हम लोग इतनी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डेंसिटी हम लोग उसको डेप्थ के उस पर देखते हैं। अब पेशेंट ओबीज है, हमें ज्यादा डेप्थ में देखना है, तब हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं, 3-3.5 इतनी हम लोग रेंज रखते होते हैं। या अगर कोई बच्चा है उसका एब्डोमिनल स्कैन करना है तो 5 पीस के लिए इनफ होगी, ठीक है। और जितना मोटा पेशेंट होगा उतनी पेनिट्रेशन चाहिए हमें। अगर हम लोगों ने अब स्कैन करना है और यही स्कैन, यही पेनिट्रेशन, यही फ्रिक्वेंसी हम लोग पेल्विक के लिए भी यूज करते हैं। पेल्विक स्कैन के लिए हम लोग वही एब्डोमिनल स्कैनिंग वाली ही प्रोब, वही उसकी फ्रिक्वेंसी
बट थोड़ी सी उसे स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर सुपरफिशियली हमारे पास इतने ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर्स नहीं पड़े होते। पेल्विक है, पेल्विक के अंदर हमने सिर्फ एक यूरिनरी ब्लैडर ही सबसे पहले पढ़ा होता है इंटीरियरली, और उसको भी हमने एज अ विंडो यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके अंदर से वेव्स प्रॉपर ट्रांसमिट होंगी, और थ्रू ट्रांसमिशन की वजह से पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स जितने हैं वो हमारे पास एनहांस नजर आते हैं। हमें पता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर एनिक्विक स्ट्रक्चर्स जितने हैं उसके पोस्टीरियरली एनहांसमेंट होती है, ठीक है। ड्यू टू द पोस्टीरियर एनहांसमेंट हम लोगों को वो स्ट्रक्चर्स क्लियर नजर आते हैं। अब वी ऑल नो कि पेल्विक स्ट्रक्चर्स किस तरह लाई करते हैं। इंटीरियरली वी हैव यूरिनरी ब्लैडर, देन हमारे पास यूट्रस एंड देन रेक्टम, ठीक। फीमेल के अंदर, मेल का जब हम प्रोस्टेट पढ़ेंगे उसके अंदर इसी तरह हम स्कैन करेंगे कि पहले यूरिनरी ब्लैडर, देन प्रोस्टेट एंड लास्ट में रेक्टम। सो यूरिनरी ब्लैडर को हम किस लिए यूज करें? एज अ विंडो। सो इसको क्या है, हम लोगों की प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है कि यूरिनरी ब्लैडर शुड बी फिल्ड, ठीक है। उसको हम फिल करवाएंगे, पेशेंट को कहेंगे अपने यूरिनरी ब्लैडर प्रॉपर फिल करके आओ, उसमें यूरिन फिल हो, तब हम स्कैन करेंगे। हमने लास्ट में देखा था ना लेटरल, मैंने केमिस्ट्री कहा था पहले, आगे पढ़ा हुआ था यूरिनरी ब्लैडर। अगर वो छोटा भी हो, पीछे यूट्रस इतना बड़ा, अगर वो मतलब छोटा भी होगा तो क्या होगा, उसके अंदर इतना हमें पीछे यूट्रस नजर आएगा, जो अपर फंडस था वो हमें नजर नहीं आएगा। अगर ब्लैडर फुल होगा, पूरा ऊपर ऊपर तक फिल हो गया है, और उसकी वजह से हमें फंडस भी क्लियरली नजर आ रहा है। कुछ ऐसे इमेजेस दिखाऊंगी जो कि हाफ फिल, पार्शियल फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर में हम लोगों को ऊपर फंडस कट जाता है, ठीक है। फॉर दैट हम लोग कहते हैं कि आप पूरा अपना यूरिनरी ब्लैडर फुल करके आए, आपको ऐसा फील हो कि बहुत प्रेशर से यूरिन आ रहा है, ठीक। अच्छा, फिजिक्स भी ऑल नो कि हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, गायनी स्कैन के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, क्या हम लोग को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पेल्विक के अंदर, फीमेल के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर इजीली रूल आउट कर सकते हैं। व्हाई नॉट अदर पैथोलॉजी? अभी हमें अल्ट्रासाउंड पता है कि नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, इसमें रेडिएशन नहीं है, इजी है, क्विक है, हम ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज द असेसमेंट ऑफ द एडिनेक्सल पेल्विक मैसेज। जो एडिनेक्सा है, जो पेल्विक रीजन है, सराउंडिंग है सारी, उसके अंदर अगर कोई मैस है तो वो इजीली हमारे अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट हो जाए। डायग्नोसिस ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वेरी कॉमन डिजीज आजकल, बहुत ज्यादा आजकल, क्या मतलब बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसको पीसीओएस का प्रॉब्लम कहते हैं। वो क्या होता है, ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, ठीक है, छोटी छोटी सी एनेक्विक से सिस्ट हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर बड़ी क्लियरली नजर आती है। वो क्या होता है, जो ओवरी है वो जिस तरह राउंड होता है, तो उसकी पेरीफ्री के ऊपर, बिल्कुल पेरीफ्री, इसका डायग्नोस करने का यही है कि उसकी पेरीफ्री के ऊपर जो है ना वो छोटी छोटी सिस्ट उसके पड़ी होंगी, ठीक है। राउंड होगा तो पूरे पेरीफ्री के ऊपर जो है वो एक ही साइज की है, छोटी बड़ी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। और हमें पता है कि अब उसको कंफ्यूज हम कर सकते हैं किससे? डोमिनेंट सिस्ट, जो हमारे पास फॉलिकल होता है, डोमिनेंट फॉलिकल। हर साइकिल हमारा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, बड़ा साइज का, ठीक है। वो डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है रिप्रोडक्शन में आगे जो है वो फ्यूज होता है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, और जो है ना वो फॉलिकल बनता है, ठीक है, हर मंथ एक डोमिनेंट फॉलिकल। उसको कंफ्यूज नहीं करना सिस्ट के साथ, ठीक। साइज होता है वो आगे मैं बताऊंगी कि फॉलिकल का कितना साइज होगा। अगर वो इतना साइज है दैट मींस फॉलिकल है, अगर उससे साइज से बड़ा है दैट मींस वो सिस्ट है, ठीक है, वो सिस्ट है। वो एनेक्विक जो हमारी ओवरी के अंदर जो सिस्ट है वो एक यूनी भी हो सकती है, वो पॉलीसिस्टिक भी हो सकती है, ठीक है। इफ इट इज मोर देन वन, और एक ही मतलब पेरिफेरी के अंदर लाइन में इस तरह छोटी छोटी सिस्ट हमें नजर आ रही है उसकी पेरिफेरी में, दैट इज द पॉलीसिस्टिक ओवरी। पीसीओएस बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, ठीक है। उससे क्या मसले आ सकते हैं पेशेंट को, वो आगे पढ़ते हैं, बट वी कैन रूल आउट पीसीओएस ऑन अल्ट्रासाउंड। अदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, आफ्टर 50 की एज में जो पोस्ट मीनोपॉजल मेंसेस खत्म, ठीक है, पेशेंट ब्लीड के साथ आ रहा है, ठीक है, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हमने अल्ट्रासाउंड पर रूल आउट करनी है। क्या है? इमेजिंग एंड मेजर ऑफ द एंडोमेट्रियल थिकनेस। एंडोमेट्रियल थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जो मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था ना कि यूट्रस के अंदर जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, कैविटी होती है, ठीक है। अगर फ्लूइड होगा तो कैविटी जो उसकी लाइनिंग होती है दैट इज एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियल की जो थिकनेस होती है वो हर फेज में डिफरेंट होती है, ठीक। हर महीने जो मेंसेस पीरियड होते हैं उसके अंदर 3 साइकिल होते हैं, ठीक है, 10-10-10 दिन के, ठीक है, 30 डेज। तो पहला साइकिल कौन सा होता है? स्क्रीटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और ये जो 3 फेजेस होते हैं, तीनों के अंदर एंडोमेट्रियल की थिकनेस डिफरेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ठीक है। एंड देन मेंसेस होते हैं, फिर जो है ना थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है
फेजेस में, रिप्रोडक्टिव फेज में भी डिफरेंट होगी, प्रेगनेंसी में भी डिफरेंट होगी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस, अगर वो क्या कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल के अंदर ब्लीडिंग है, पेशेंट 50+ की एज में है, ठीक है, और वो कंप्लेन के साथ आ रहा है कि उसको ब्लीडिंग है, तो उसकी हम लोगों ने एंडोमेट्रियल थिकनेस देखनी होती है। मे बी उसमें कोई कैंसर हो, ठीक है, मे बी उसकी हाइपरप्लेजिया हो गया हो जिसकी वजह से पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो उसको अगर इस कंप्लेन के साथ है तो एंडोमेट्रियल को देखना है। Then investigation of amenorrhea, fibroids या adenomyosis, ठीक है, फाइब्रॉइड्स होते हैं छोटे छोटे से मैस टाइप होते हैं, वो बिनाइन ट्यूमर्स टाइप, ठीक है, मैस हमें नजर आते हैं फाइब्रॉइड यहाँ पे, और हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं जिनका कॉज है। अच्छा, फिर हमारे वही जिसका मैंने बताया था मॉनिटरिंग ऑफ द फॉलिकल नंबर। कुछ पेशेंट होते हैं कंप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है, तो उनको उनका फॉलिकल उनमें देखना होता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं उनके फॉलिकल बन भी रहे हैं कि नहीं, कि पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो उनके देखने होते हैं कि जो वो डोमिनेंट फॉलिकल है जिसने आगे फर्टिलाइज होना है, फर्टिलाइज उसका वो डोमिनेंट फॉलिकल बन भी रहा है कि नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक वो जो हमारे रिप्रोडक्टिव एज टाइम होता है 3 डेज होता है फर्टिलाइजेशन का, उन डेज में उसको बुलाते हैं स्कैन करने के लिए, और अगर उस तीनों दिन में उसका कोई फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल नजर आ रहा है, दैट मींस उसके डोमिनेंट फॉलिकल बन रहे हैं, ठीक है, शी कैन कंसीव। अगर उसको डोमिनेंट फॉलिकल ही नहीं बन रहे तो फिर हम उसको गायनाकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं कि इसके तो फॉलिकल्स ही नहीं बन रहे, तो उसको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन देंगे, उसके फॉलिकल्स बनेंगे तो वो फिर उसको कंसीव वो कर सकेगी। तो मेनली हम लोगों ने क्या देखना है, मॉनिटर करना है उसको फॉलिकल को, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करते हैं हम। ये पढ़े ना, इंडिकेशन पढ़े हम, अल्ट्रासाउंड गायनी के लिए भी कर रहे हैं, तो ये चीजें देख सकते हैं। मॉनिटरिंग होगी एग रिकवरी फॉर आईवीएफ एंड आईसीएसआई। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जो है वो वैसे कंसीव नहीं करते, आईवीएफ इंट्रा विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है कि हम आउटसाइड मतलब इसको वो फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल से एग लेते हैं, मेल से स्पर्म लेते हैं, और लैब के अंदर इसको फ्यूज करवाते हैं, एंड देन वो जब फ्यूज हो जाता है फर्टिलाइज एग, देन हम उसको फिर जो है फीमेल यूट्रस में जो है इम्प्लांट करवाते हैं, वो फिर ग्रो करता है, और इसको जो है एक्सटर्नली हम जो है ना फर्टिलाइज करवा रहे होते हैं लैब के अंदर, कि दोनों के सेल लेके, एंड देन उसके बाद उसको आईवीएफ कहते हैं। तो उसके लिए मैम वैसे ये प्रोसेस लीगल तो नहीं है ना? एक होता है, एक और जो मैंने सुना था उसके वो इलीगल होता है, लेकिन आईवीएफ लीगल है, आईवीएफ लीगल है, आईवीएफ हो भी रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे। इसके अंदर ये होता है कि अपने फीमेल का ही, उसी मदर का ही सेल होता है, फादर का ही मतलब स्पर्म होता है, उनको फ्यूज लैब में करवा के उसी मदर के अंदर जो है वो फिर हम इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। वो ओके जो मैम, ओके। है जो इंडिया में बहुत ज्यादा, मुझे नेम नहीं याद आ रहा, जिसके अंदर क्या कहते हैं, जो एक्ट्रेसेस तो खास तौर पे जो होते हैं वो किसी और फीमेल के अंदर जो है इसी तरह आउटसाइड फर्टिलाइज करवाते हैं, लेकिन उस मदर में जो जिस मदर का एग होता है उस मदर नहीं, किसी और। वहां पे तो इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है कि उनको पैसे देके कहते हैं कि आपने 9 मंथ जो है बेबी को अपने पेट में रख के जो है पूरे 9 मंथ के बाद डिलीवर करके बेबी हमारा, ठीक है, वो बेबी जो है वो इसलिए, लेकिन एग्स जो है वो जैसे आमिर खान ने भी मेरा ख्याल करवाया हुआ है, ये जो एक्ट्रेस है, ठीक है, किसने, शिल्पा ने भी ओके करवाया। मैम। एक्ट्रेसेस खास तौर पे इनकी तो बॉडी शेप खराब हो जाती है ना, तो ये लोग तो खास तौर पे बच्चा उन्हीं का ही है, सेल उन्हीं के ही है, ठीक है, एग भी फीमेल शिल्पा का ही है, और उसकी जो हस्बैंड है उसी के ही स्पर्म है, ठीक है, आउटसाइड फर्टिलाइज करवा के, लेकिन वो खुद 9 मंथ उसने अपने बच्चे को नहीं पाला पेट में, उसने किसी गरीब को देके जो है ना उसके पेट में जो बच्चे ने ग्रो किया, ये चल रहा है आजकल, लेकिन वो इलीगल है, वो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आईवीएफ जो है वो लीगल है, क्योंकि उसी मदर जो जिसको प्रॉब्लम है ये मतलब वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रही, लेकिन उसी के सेल उसी के ही मतलब पेरेंट्स उन्हीं के जो है ना उसमें किया जाता है, ठीक है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके लिए मैम आईसीएसआई क्या है? आईसीएसआई यही प्रोसीजर होता है, इसी के अंदर ही हम लोग कहते हैं इसको, पता नहीं मुझे इसकी एब्रीविएशन अब करेक्ट नहीं पता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन एंड फर्टिलाइजेशन जो इधर गुलबर्ग में ना वहाँ पे भी ये प्रोसीजर करते हैं, कि वहाँ पे मैंने देखा था ये मैम एक वो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी होते हैं ना, तो वो किस तरह है फिर? टेस्ट ट्यूब इसी को कहते हैं ना, कि मतलब आउटसाइड हम फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ही करके तो मदर के अंदर दोबारा फिर वो ग्रो करता है, और फिर ओके मैम, मतलब वो सिमिलर है इससे, आईवीएफ से? बिल्कुल
ठीक है। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फर्टिलाइजेशन सेंटर बहुत बड़ा है गुलबर्ग में, वहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। तो वो फिर उनके लिए फिर बार बार उनकी देख रहे होते हैं, बार बार एग रिकवरी, एग बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये एक और इंडिकेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेड रोल है पेल्विक पेन के अंदर। पेशेंट, अब हम कह नहीं सकते उसको पेल्विक पेन है, कुछ भी हो सकती है, पेल्विक पेन, रेक्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की पेन हो सकती है, प्योर मस्कुलर पेन हो सकती है, नर्व की पेन हो सकती है। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का कोई इतना रोल नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर स्पेसिफिक पेन के साथ आया है और हम लोग रूल आउट कर सकते हैं कि ये इस वजह से इसको पेन आ रहा है, देन तो अल्ट्रासाउंड का रोल है, बट पेन का जो है वो लिमिटेड रोल है। स्क्रीनिंग ऑफ द ओवेरियन कैंसर, ओके ठीक है, कैंसर्स को हम लोग देख सकते हैं। IUCD क्या होते हैं? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए डिवाइसेस यूज करते हैं ना, फीमेल पेल्विस के अंदर जो डिवाइस यूज करते हैं, टी शेप होती है या उनकी, क्या होता है ये आपके उसको क्या कहते हैं, कंसीव नहीं कर पाता। ठीक है। पेशेंट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो ये एक एक्सटर्नली हम लोग इसमें इम्प्लांट करते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्रॉपर प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसको देखते हैं। ठीक है। समटाइम पेशेंट को इम्प्लांट करवाया और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसको फिर देखते हैं कि कहीं वो अपनी जगह से इधर उधर हिलना गया हो, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग देखते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस है तो हमें वो बिल्कुल एक एकोजेनिक नजर आएगी, व्हाइट कलर की, तो हम कहेंगे सीधा ये व्हाइट कलर की, पता चल रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल डिवाइस हम लोगों को उसके ऊपर व्हाइट नजर आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो होगी फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है, हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रीटमेंट्स भी कुछ करते हैं। अब कुछ सिस्ट होती है इतनी ज्यादा कि इसके अंदर फ्लूइड है, कि उस फ्लूइड को हम एस्पिरेट कर लेते हैं। ठीक है। एस्पिरेशन के लिए जो है वो फ्लूइड इसी क्लास की थी। ठीक है। एस्पिरेशन के लिए जो है वो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड। उसमें क्या होता है, हम प्रोब रखते हैं, हमें पता है नीचे सिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर फ्लूइड है, नीडल इंसर्ट करेंगे और हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही देखेंगे कि हम प्रॉपर नीडल उस सिस्ट में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है। तो इसको प्रोसीजर को अल्ट्रासाउंड गाइडेड कहते हैं। उससे हम लोग जो है वो उसका फ्लूइड जो है वो एस्पिरेट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, दैट इज एस्पिरेशन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी बहुत कॉमन पता है, मैंने शायद पहले भी बताया था कि कितनी हार्मफुल होती है अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है। एग जो होता है वो ओवरी से ट्रेवल करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के यूट्रस में आता है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही वहां पे ही रह जाता है, और वहीं पे प्रेगनेंसी अगर वो इतनी थ्रेड लाइक होती है, वहां पे आगे प्रोसीड करे तो वो बर्स्ट कर सकती है फेलोपियन ट्यूब को, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है और उससे मदर की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और फौरन अगर पेशेंट आया कंप्लेन के साथ, उसको पेन हो रही है और बहुत सिवियर पेन हो रही है और अल्ट्रासाउंड पे देखा है, तो उसकी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यूट्रस में तो है ही नहीं है। ठीक है। आउटसाइड द यूट्रस उसको प्रेगनेंसी हो रही है, दैट मींस दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फौरन उसको जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करो और वो आगे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसको। बट आपने देख लिया आप अल्ट्रासाउंड पे। अच्छा, saline histography for the delineation of the uterine cavity, that is simple saline। हमें पता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें फ्लूइड बड़ा अच्छा नजर आता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसा यूट्राइन कैविटी के अंदर, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर जब फ्लूइड होता है तो हमें वो ब्लैक कलर की कैविटी नजर आती है, उसकी लाइनिंग में देख सकते हैं। तो हम आउटसाइड क्या करते हैं, उसको सेलाइन इंजेक्ट करते हैं, सिंपल वाटर जो है इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी स्कैनिंग करेंगे, दैट इज सेलाइन हिस्टोग्राफी, और उसके अंदर यूट्रस की लाइनिंग देखते हैं। सिंपल सेलाइन, सिंपल फ्लूइड वाटर। ट्यूबल पेटेंसी स्टडीज इन इनफर्टिलिटी। और अच्छा, ट्यूबल मेमोग्राफी के अंदर तो हमने पढ़ा था ना कि ट्यूबल जो है पोटेंसी देखने के लिए हम उसके लिए स्टेरोसेल्फ एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है। फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है, डाई डालते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर मैंने बताया था हम ट्यूब्स को नहीं देख सकते। ठीक है। तो उसकी पोटेंसी जो है वो इनफर्टिलिटी के अल्ट्रासाउंड के ऊपर इज नॉट वेरी गुड। हाँ, अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से कोई डायलिटेशन हुई है तो हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ रही है। ठीक है। फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, किसी उस पर डायलेटेड चीज हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ सकती है, नॉर्मल हम लोग नहीं देख सकते। ठीक। एवेल्युएशन ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया। अच्छा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हमें पता है अल्ट्रासाउंड करते हुए प्रोब देखते हैं, कौन सी प्रोब यूज कर रहे हैं, ये उसके अल्ट्रासाउंड मशीन ऊपर पड़ी हुई है। इंशाल्लाह कुछ एक बच्चे आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसड्यूसर कंट्रोल, सीपीयू जो मॉनिटर लगा हुआ है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, उसी तरह जिस तरह के सारे हमारे पास प्रिंटर लगा हुआ है। ये हमारे पास प्रोब हो गई कॉन्वेक्स, और ये हमारे पास लीनियर प्रोब है छोटी वाली।
ये हमारे पास क्या हो गया, उसका कीबोर्ड हो गया जिसके ऊपर सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट नॉब्स होती हैं। नोबोलॉजी भी हम पढ़ेंगे कि किस कौन सी नॉब किस लिए है, जनरल में तो साथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, और फिर उसके बाद जो है फिर उसको डिटेल हम लोगों ने, ये तो जनरल की चीज़ें हैं। सूरत ने पढ़ाया था, नोबोलॉजीज पढ़ी थी, बस इतना क्या ये नोबोलॉजीज होती हैं, फंक्शन नहीं पढ़े इनकी क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, आपको नोबोलॉजीज पर जो है ना पता होनी चाहिए कि अगर CW को प्रेस कर रहे हैं तो क्या है, PW क्या है, इससे क्या होगा, जूम कैसे करेंगे, जूम आउट कैसे करेंगे, डेप्थ अगर ज्यादा बढ़ानी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी एक्ोजेनिसिटी इतनी ज्यादा आ रही है, उसका गेन इतना ज्यादा, वाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, गेन कम ज्यादा किससे करेंगे, ठीक है, ये सारी नॉब्स है, नोबोलॉजीज है, ठीक है। तो नोबोलॉजीज को हम पढ़ेंगे कि क्या नॉब्स क्या करती हैं। अच्छा, फॉर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वी ऑल नो कि हम दो क्या कहते हैं प्लेन्स में लेते हैं अल्ट्रासाउंड, एक होता है उसका एक्सियल और एक उसका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम प्रोब को किस तरह रखते हैं, पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन लिटा के उसके जो ट्रांसड्यूसर का पॉइंटर है इट शुड बी टुवर्ड्स द पेशेंट हेड साइड, ठीक है, बिल्कुल यूं रखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोब थी तो ये उसका हेड है तो हमने यूं में यहाँ रखना है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और उसमें हम पेशेंट को कट कर देते हैं सैजिटल, जो हमें इमेज नजर आ रहा है ना उसको कैसे रीड करना है, आपने समझना है कि आप जो देखने वाले हैं वो पेशेंट के इस साइड पे खड़े सैजिटली देख रहे हैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन का ये वाली साइड होगी ना ऊपर वाली, इस साइड के ऊपर पेशेंट की जो हेड वाली स्ट्रक्चर है ना, जो ऊपर यहाँ वाले स्ट्रक्चर है वो इस साइड पे नजर आएंगे, और जो कॉर्डल साइड पे होंगे नीचे स्ट्रक्चर जो होंगे वो स्क्रीन के दूसरे उस साइड पे हमें नजर आएंगे। तो हम पेशेंट को, हम समझो यूं पेशेंट लेटा हुआ है, हम साइड से कट करके पेशेंट को देख, ठीक है। और एक्सियल के अंदर हम ये यू प्रोब रख देंगे, जो पॉइंटर शुड बी टुवर्ड्स द पेशेंट राइट साइड, ठीक है। यूं करके हम इसको कट सेक्शन में यूं कट कर देंगे, और हम पेशेंट के कहाँ खड़े होंगे, फीट साइड पे खड़े होंगे, जैसे हम लोग सिटी के स्लाइसेस को रीड करते हैं, ठीक है। जो राइट साइड होगी वो, और लेफ्ट साइड हमें, ठीक है। ये हम पेल्विक स्कैनिंग के लिए इस तरह प्रोब रखते हैं, ये पॉइंटर है, वो पॉइंटर टुवर्ड्स द पेशेंट हेड होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स प्रोब यूज हो रही है, ये तो सीबा की प्रोब है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर, अब ये पोजीशनिंग थी लॉन्गिट्यूडनली, और उसके अंदर देखो इलोंगेटेड हमें कैसे यूट्रस नजर आएगा, ऊपर तो हमें यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा है, एनेक्वेक है उसमें फ्लूइड है, पीछे हमें यूट्रस नजर आ रहा है ये लंबा सा, ठीक है। ये ब्लू कलर का, इसमें कलर इसलिए मैंने बता दिया आपको, वैसे इस तरह कलर नजर नहीं आते, आपको तो खुद ही डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह नजर आएगा, ठीक है। तो दिस इज यूट्रस, सेंटर में आप उसके अंदर देख रहे हो, दिस इज एंडोमेट्रियम। अभी एंडोमेट्रियम के अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी हमने एंडोमेट्रियम की थिकनेस लेनी है तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक। इन केस इसके अंदर फ्लूइड होगा तो हम क्या करेंगे, एंटीरियर साइड को अलग मेजर करेंगे, पोस्टीरियर साइड को अलग, और दोनों को प्लस करके दैट विल बी द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियल थिकनेस। मैम आवाज कट रही है। कौन सी क्लास है आपके? बिहेवियरल साइंस मिस रूज के साथ है ना, पता करो मिस रूज और किसी क्लास में, उनकी पहले इधर होनी थी क्लास, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास किस तरह सैजिटली नजर आ रहा है, दिस इज यूट्रस, ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है सेंटर में, दिस इज एंडोमेट्रियम। और हम कैसे मेजर करते हैं, अभी इसके अंदर फ्लूइड नहीं है तो हम इसको एंटीरियर से पोस्टीरियरली, ये इसकी एंटीरियर साइड है एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड, ठीक। दिस इज द हेड साइड एंड दिस इज द फीट साइड, ठीक। ये हमारे पास यूट्रस नॉर्मल है, ये मायोमेट्रियम ये इसके अंदर ये जो नजर आ रहा है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम, और ये जो हमने लेयर्स पढ़ी थी, outermost layer is perimeter, ठीक है, पेरीमायो एंडो, ठीक। देन दिस इज सर्वेक्स एंड दिस इज वजाइना, ये पूरा इस तरह यूट्रस नजर आता है। पोस्टीरियरली भी नो कि आगे क्या है, ब्लैडर, पीछे यूट्रस, बिल्कुल पोस्टीरियरली रेक्टम पड़ा होता है, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस स्कैन के। अच्छा, अब ये कौन सा व्यू है, ट्रांसवर्स व्यू है, एक्सियल स्लाइस होगा, इसमें पॉइंटर किस तरफ होगा पेशेंट के, राइट साइड पे इस तरफ को, ठीक है। अब उधर ही रखते हुए प्रोब को हम लोगों ने इस तरह रखा हुआ था, इस तरह था, अब यूं कर लिया इसे, प्रोब उठानी नहीं है आपने, बस ये आपके ये वाले एंगल है, पूरी अल्ट्रासाउंड जब भी करनी है आपने ये और ये आपने इस तरफ नहीं लेके जानी प्रोब, ठीक है। आपने इस तरह रखनी है सीधी, और ये बस जब भी स्कैन करना है इस तरह एक्सियल और सैजिटल, एक्सियल सैजिटल इस तरह आपने रोटेट करना है। अच्छा, अब ट्रांसवर्स के अंदर अब देखो, ये आपने एक्सियल स्लाइसेस का ले लिया, अब यूट्रस हमें
तरह नजर आ रहा है, यूं बॉल की तरह, ठीक है। उसको एक्सियल स्लाइस में कट कर दिया और एंडोमेट्रियम एक डॉट नजर आ रही है। पहले वो लाइन थी, साइड से हम देख रहे थे, अब उसको हमने यूं कट कर दिया तो वो हमें एक छोटा सा डॉट बीच में एंडोमेट्रियम नजर आ रहा है। और ये जो व्यू होता है ये ज्यादातर हम ओवरीज को देखने के लिए करते हैं। ओवरीज राउंड होती हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल इलोंगेटेड तो हमने देखनी नहीं होती। तो अगर यूट्रस को देखना है तो हमने उस प्लेन में करना है, ठीक है, ट्रांसवर्स सॉरी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में। और जो हमारे पास एक्सियल है, ट्रांसवर्स है, तो उसके लिए हमने ओवरीज देखनी होती है। अब देख रहे हो दोनों साइड से एन इक्वेट से हमें ये छोटी छोटी सी बॉल नजर आ रही है। दीज आर द राइट एंड लेफ्ट ओवरी, सेंटर में हमारे पास एंडोमेट्रियम। और अगर हमें सिस्ट नजर आएंगी तो वो हमें छोटी छोटी सी पेरिफेरी के ऊपर ब्लैक कलर की बहुत सारी सिस्ट नजर आएंगी। दैट शोज कि उसको पीसीओ है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। डिजीजेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दिस इज नॉर्मल, आपको दोनों स्कैनिंग में नॉर्मल नजर आ रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, क्या उसकी हमारे पास प्रेपरेशन होनी चाहिए? ब्लैडर शुड बी फुल, ठीक है। फुल ब्लैडर विल पुश बॉवल अवे फ्रॉम द फील्ड इक्वेस्टिक विंडो। अच्छा, अब मैं आपसे वाइवा क्वेश्चन है, आपसे पूछूं कि हम लोगों ने ब्लैडर को फुल करवाना क्यों? क्या पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे? नंबर 1, फॉर पेल्विक स्कैनिंग के लिए हम लोग ब्लैडर को क्यों फुल करवाते हैं? नंबर 1, ठीक है, फॉर विंडो। विंडो हम लोग उसको एज अ विंडो यूज कर रहे हैं ताकि पोस्टीरियरली देख सकें, थ्रू ट्रांसमिशन हो, इक्वेस्टिक एनहांसमेंट हो। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है जो बॉवल हमारे पास है वो समटाइम्स क्या होता है, जो लूप्स होते हैं ना, वो बॉवल लूप्स वो पेल्विक में यूं आ रहे होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ को आ रहे होते हैं, वो ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक। जब ब्लैडर फुल होगा तो वो क्या करेगा, पुश कर देगा बॉवल को ऊपर की तरफ, ठीक है। रीजनल के मैम ये सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे रीजनल की क्लास हो रही है, ये पूछ के एकदम आया करो क्लास में, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बात कर रही थी, हाँ, ब्लैडर जब फुल होगा, डिस्टेंडेड होगा, क्या करेगा, बॉवल को पुश कर देगा ऊपर की तरफ को, तो जो हमारी फील्ड ऑफ व्यू है उसके अंदर फिर ओवरलैप नहीं करेगा, हमें सिर्फ वो ब्लैडर नजर आएगा, ठीक है। इक्वेस्टिक एनहांसमेंट विंडो, एंड थर्ड इज दैट विल पुश द बॉवल अपवर्ड, तो हमें जो हमारा एरिया है, फील्ड ऑफ व्यू है, प्रॉपर व्यू नजर आएगा, ठीक। फिर हम लोगों ने एब्डोमिनल स्कैनिंग, पेल्विक की स्कैन करनी है, फीमेल की कर रहे हैं, तो एक तो ये कि उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट वर्बली उसको एक्सप्लेन करो, हम प्रोसीजर क्या कर रहे हैं। अगर तो मेल परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके साथ कोई अटेंडेंट है तो उसको दिस इज एथिकली राइट कि आप जब भी स्कैन कर रहे हो, अगर कोई मेल स्कैन कर रहा है फीमेल का, तो कोई उसके साथ अटेंडेंट जरूर अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उसका कॉन्सेंट ले लिया, फीमेल अटेंडेंट पास होनी चाहिए, प्राइवेसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप स्कैन कर रहे हो तो और उन्हीं के पेशेंट भी पास ही खड़े हुए हैं और आप उसका स्कैन कर रहे हो, ठीक है। बी पोलाइट एंड जेंटल टू द पेशेंट। फिर ब्रीफ गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री उससे लेनी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको क्या कंप्लेन है, पेन के साथ आ रहा है, उसको कोई डिस्चार्ज है, उसको क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको पेन हो रहा है, उसको ब्लीडिंग में कोई मसला आ रहा है, उसको हो नहीं रहा, या उसका कोई मैस फील हो रहा है, कोई कैंसर है, उसका लैब टेस्ट करना है, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, आपने हिस्ट्री ले ली, ठीक है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में एब्डोमिनल एंड विजाइनल आपने उसका स्कैन करना है। नंबर 2 इज द ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक के अंदर, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम जब भी करते हैं तो उसको कॉन्वेक्स प्रोब से करते हैं, दूसरी उसकी प्रोब यूज करते हैं टीवीएस प्रोब, टीवीएस इज ट्रांसविजाइनल प्रोब, ठीक है। ये हम लोग करते हैं फॉर द डिटेल्ड इमेजिंग, और बिल्कुल हम उसकी ओवरीज का साइज लेना है, उसके अंदर उसके जो ट्रांस एब्डोमिनल है, हमें समटाइम्स जो है वो का साइज हम क्लियर नजर नहीं आता, उसको मेजर कर नहीं सकते हैं। फॉलिकल अगर देखना है, ट्रैकिंग करनी है, तो फिर हम लोग जितना अच्छा डिटेल देखना है तो टीवीएस का, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल, ठीक, ट्रांसवेजाइनल प्रोब को हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जो है दोनों ओवरीज को राइट एंड लेफ्ट इसी तरह मूव करते हैं, उसको देखते हैं। इसके लिए ब्लैडर इज नॉट नेसेसरी कि ब्लैडर आप फुल करवाओ, उसके लिए ब्लैडर एम्प्टी रिक्वायर्ड, ठीक। It has a range of about 8 to 10 centimeter. Wear a pair of gloves. Transvaginal probe movement in penetrating, introducing into the vagina, rocking anteroposterior, जिस तरह हम इसकी पोजिशनिंग करते हैं ना, ये और ये, उसके अंदर भी हम मूव करते हैं ये और ये, ठीक है, अपनी प्रोब को, ताकि हम दो एक्सिस में उसका, दो प्लेन्स में उसका व्यू ले सकें, ठीक। फिर उसके बाद रोटेट करेंगे। उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हम वर्जिन फीमेल्स के अंदर जो है ना टीवीएस स्कैन नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एल्डरली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर भी नहीं करेंगे, ठीक है। पोस्ट रेडिएशन स्टेनोसिस है उसमें भी नहीं करेंगे।
चिल्ड्रन के अंदर टीवीएस स्कैन नहीं करेंगे। एंड साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसके अंदर होते हैं वो भी हम लोग उसके अंदर भी ये स्कैन जो है वो नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। दीज आर द ड्रॉबैक्स। ठीक, फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब हमने स्कैन तो कर लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? नंबर 1 एंटीरियरली ब्लैडर देखा हमने, फिर उसके पीछे हमने यूट्रस देखा, यूट्रस का साइज दे दिया, और आगे भी साइज का मैंने 2-3 साइड में लिखा हुआ है। साइज इज इंपॉर्टेंट, 3 साइज लेते होते हैं। एंट्रोपोस्टीरियर साइज, ठीक है, पूरा लॉन्गिट्यूडिनल साइज और उसकी थिकनेस, ठीक, 3 साइज उसकी लेंगे। फिर यूट्रस की पोजीशन के नॉर्मली जो है यूट्रस किस तरह एंट्रोवर्टेड होता है या रिट्रोवर्टेड, समटाइम्स रिट्रोवर्टेड होता है। क्या होता है, अभी आप देख रहे थे ना, ऊपर ब्लैडर पड़ा हुआ था और फंडस यूं करके पड़ा हुआ था, ऊपर की तरफ को था फंडस, उसकी तरफ, ब्लैडर की तरफ। क्या होता है, किसी पेशेंट में फंडस नीचे की तरफ को यूं होता है, ठीक है, कंजेनिटली उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो रिट्रोवर्टेड, वो नीचे की तरफ को यूं वर्टेड हुआ हुआ है। ठीक, वो मैं आगे पोजीशनिंग आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप की डिफरेंट पोजीशनिंग हो सकती है। नॉर्मल वेरिएंट्स ही होते हैं ये, बट शेप डिफरेंट होते हैं। सामने किडनी में बड़े से डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी भी डिफरेंट शेप। तो यूट्रस का साइज ले लिया, यूट्रस की पोजीशन देख ली, मायोमेट्रियम देख लिया कि मसल्स के अंदर कोई उसका कोई मैस तो नहीं पड़ा हुआ, कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है उसके अंदर, ठीक। सर्वेक्स देख लिया फॉर द ग्रोथ लाइक पॉलिप्स एंड फाइब्रॉइड। पॉलिप्स या फाइब्रॉइड ज्यादातर कॉमनली सर्वेक्स के अंदर होते हैं, तो सर्वेक्स को देख लिया। एंडोमेट्रियल लाइनिंग देख ली, उसकी थिकनेस ले ली, उसके बाद ओवरीज दोनों साइड पे देख ली बायलैटरली, ठीक। एनी अदर एडिनेक्सल मैसेज है, ये पूरा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर पेल्विक स्कैन कर रहे हैं तो ये चीजें हमें देखनी जरूरी है। एडिनेक्सल मैसेज, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, अदर देन जो हमारे यूट्रस के बाहर जितना स्ट्रक्चर है उसको एडिनेक्सा कहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई मैस हो सकता है। फिर हम लोग कलर डॉपलर करेंगे, सिंपल स्कैनिंग कर ली, कलर डॉपलर फॉर द ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स का फ्लो देखने के लिए। एंड फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डॉगलेस। पाउच ऑफ डॉगलेस किसे कहते हैं? पाउच होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, पाउच बना होता है यूट्रस, यूट्रस और पीछे रेक्टम है ना, ठीक है, उसके बीच में एक पाउच सा बन जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई फ्लूइड नजर आ रहा है तो वो हमें फ्लूइड को देखना जरूरी होता है कि उसके अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं है नॉर्मली, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया? स्कैनिंग टेक्निक, वी ऑल नो कि फुल ब्लैडर रिक्वायर्ड है, दैट इज फॉर द मार्कर एंड लिक्विड। मैम जी मैम एडिनेक्सल मैसेज दोबारा बताइएगा। क्या? एडिनेक्सल मैसेज जो आपने बताया वो जो दोबारा है एडिनेक्सा हमारे पास यूट्रस से आउटसाइड पेल्विक्स के अंदर जितना भी एरिया है ना उसको एडिनेक्सा कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग पेल्विक स्कैन करते हैं, हमें यूट्रस के अलावा यूट्रस के बाहर कहीं देखना हो तो एडिनेक्सा या तो ओवरीज हो सकती हैं, ओवरीज के बाहर हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब हो सकती है, या उसके सराउंडिंग में जो भी एरिया है, ठीक है। पीछे रेक्टम पड़ा है, रेक्टम और यूट्रस के दरमियान जो स्पेस है वहां पे फ्लूइड हो सकता है, वहां पे कोई मैस पड़ा हो सकता है, ठीक है, पूरे पेल्विक। तो एडिनेक्सा इज द सराउंडिंग ऑफ दैट पेल्विक रीजन, ठीक है। यस मैम। स्कैनिंग टेक्निक होगी, ओरिएंटेशन फुल ब्लैडर रिक्वायर्ड है, एंड टीवीएस के लिए हम लोगों को ब्लैडर रिक्वायर्ड नहीं होता फुल, उसके लिए हम इंटरनल आइलेक वेसल जो ओवरीज को बहुत डिटेल में देखते हैं तो वो टीवीएस स्कैनिंग सैजिटल प्लेन में करते हैं, कॉर्नल में करते हैं, राइट लेफ्ट ओरिएंटेशन। ये सिर्फ प्लेन्स हैं कि हमने कौन कौन से इमेजेस लेने हैं। सैजिटल में एक इमेज ले लिया, एक्सियल में एक इमेज ले लिया, ठीक है, ओरिएंटेशन ले ली, हमें पता है कि किस तरफ उसका मार्कर होगा तो हमें ये वाला कहलाता है वो स्कैन, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी एब्डोमेन के लिए 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं और टीवीएस के लिए 5 से 8 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग में अब क्या, ये तो नॉर्मल चीजें देख लिया, रिपोर्टिंग में हम क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? हम स्कैन कर रहे हैं, नंबर 1 आपने प्रोब रखी, सबसे पहले यूट्रस नजर आया, शेप देख ली, नॉर्मल है, एंटीवर्टेड, ठीक है, वो शेप सभी पढ़ेंगे हम लोग तो आपको फिर याद होगा। शेप देख ली कि एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड, रिपोर्ट लिख ली, ठीक है। द यूट्रस इज फाउंड एंटीवर्टेड, यूट्रोवर्टेड, मेजरमेंट्स ले ली, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनली इतनी लेंथ है। मैम अगर साइज ठीक है तो फिर एंटीवर्टेड है, क्या चाहिए? दोनों में नॉर्मल लेंगे, साइज। दोनों में लेंगे, ओके मैम। साइज तो लेना ही है, उसमें से फंडस थोड़ा सा यूं नीचे की तरफ को आया हुआ, इसमें फंडस ऊपर की तरफ को, शेप तो वही है, साइज उसी तरह हम लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्स भी। ये आपको ना तब समझ आएगा जब मैं आपकी इसकी इमेजेस दिखाऊंगी कि किस तरह नजर आता है। अच्छा, फिर उसके बाद साइज एंडोमेट्रियल का लेना, जिसका मैं कहती हूँ कि हर साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेस वेरी करती है, तो एंडोमेट्रियल की थिकनेस ले ली। रेजिडुअल डेजिडुअल रिएक्शन क्या होता है, किसी को पता है?
पढ़ा हुआ है पहले कहीं? डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुअल नो मैम। रिएक्शन अर्ली प्रेगनेंसी साइन है, ठीक है। अर्लीस्ट प्रेगनेंसी साइन के अंदर आपका आपके पास पेशेंट आया है, कंसीव किया, उसने वो अल्ट्रासाउंड करवाना है, फीटस नजर नहीं आ रहा, इतना छोटा है कि नजर ही नहीं आ रहा अभी। सबसे पहला साइन क्या होगा कि आप कहोगे कि प्रेगनेंसी हो गई है उसको, उसमें क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है ना वो डबल साइन बनाती है, 2 लेयर्स बनाती है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है एक एक थोड़ी सी ग्रे ज्यादा होगी, एक थोड़ी सी वाइट, मतलब दोनों हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि 2 लेयर्स बन गई हैं एंडोमेट्रियम, तो उसको कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन, ठीक है। डेसिडुअल रिएक्शन इज द अर्लीस्ट प्रेगनेंसी साइन, ठीक। उसके बाद जो है उसके अंदर फिर हमें फीटस का जो है वो नजर आना साइन शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो नजर आएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोसीड करता जाएगा हमें प्रेगनेंसी, बट हमें अभी तक फीटस नजर नहीं आया। अर्लीस्ट साइन है सबसे पहले उसकी एंडोमेट्रियल में चेंजेस आएंगे, एंडोमेट्रियल में डेसिडुअल रिएक्शन होगा, डबल साइन होगा, उसके अंदर डबल लेयर बन जाएगी। अच्छा, यूट्राइन कैविटी एबनॉर्मेलिटी, फिर सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी, सर्विक्स के अंदर अगर उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको रिपोर्ट करना है। एडिनेक्सा के अंदर ट्यूब्स हमें पता है या ओवरीज नजर आ सकती हैं, तो उसकी क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं? हाइड्रोसल्फिंग्स, हमने मेमो में भी पढ़ा था, स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी क्या होता है कि हम लोग फिलोपियन ट्यूब को देखते हैं, हाइड्रोसल्फिंग्स क्या, सल्फिंग्स क्या होता है कि जो उसकी फिलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और फ्लूइड की वजह से वो डायलेटेड नजर आती है, आगे इसको स्पिलिज नहीं हो रहा। जो ट्यूब में हमने पढ़ा था ना, ट्यूब के अंदर से जो है बाहर की तरफ को स्पिलिज होगा, तो दिस इज नॉर्मल फिलोपियन ट्यूब। अगर स्पिलिज नहीं हो रहा और वो डायलेट हो गई है दोनों फिलोपियन ट्यूब ड्यू टू फ्लूइड, वो क्या है? हाइड्रोसल्फिंग, हाइड्रो इज वाटर एंड सल्फिंग इज द फिलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट हम देखते हैं एडिनेक्सा के अंदर, और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी। पाउच ऑफ डॉगलेस इज द फ्री फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड भी हो सकता है पाउच के अंदर, या सॉलिड मैस भी हमें नजर आ सकता है आउटसाइड द यूट्रस, जो एरिया है साइड में फ्लूइड भी मिल सकता है ना, मैस भी, और अदर पैथोलॉजीज अगर हैं तो वो फिर हम लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी, यूट्रस की पोजीशन, ठीक है, एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, साइज एंड शेप वेरी करता है एज वाइज, ठीक है, एज वाइज उसके शेप भी डिफरेंट हो जाती है, बच्चियों में, छोटी बच्चियों में और शेप थोड़ी सी हो जाएगी और साइज भी छोटा होता है, इसी तरह जो है जैसे जैसे एज और पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर और शेप हो जाती है, थोड़ी सी चेंज होती है, एकोजेनिसिटी डिफरेंट हो जाती है, और उसकी मेजरमेंट करेंगे तो उसमें भी वेरिएशन आती है। तो प्री प्यूबर्टी के अंदर ये तीनों लेंथ और विड्थ लिखी हुई है। नलीपेरस के अंदर या पोस्ट नलीपेरस क्या होता है कि जिसने, जो मदर ने एक भी जो है ना बेबी को डिलीवर नहीं किया, नलीपेरस है, ठीक है। मल्टीपेरस मोर देन वन, जो उसने बच्चे डिलीवर किए हैं, तो उसके अंदर यूट्रस की लेंथ और शेप वगैरह डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फिर पोस्ट मीनोपॉजल के अंदर जो है वो ये उसकी लेंथ और शेप जो है ना चेंज होती है, ये आपने मेजरमेंट्स देखी। फिर हमने मायोमेट्रियम देखना है, इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द यूट्रस, उसके अंदर क्या होगा, उसका नॉर्मल टेक्सचर देख लो, नॉर्मली वो होमोजीनियस होता है, लो मीडियम एकोजेनिसिटी, जो बाकी जिस तरह लिवर की, स्प्लीन की, किडनी की जो होती है नॉर्मल एकोजेनिसिटी, सेम वैसा ही हमें इसके मसल्स नजर आते हैं, और उसके अंदर स्मॉल 1 to 2 mm ब्लड वेसल्स भी नजर आते हैं, ठीक है, अगर हम डॉक्टर डालें। ये हमारे पास कुछ इमेजेस थे प्रोब की, और ये एंडोमेट्रियम, ये कितनी थिक सी वाइट कलर की इसके अंदर नजर आ रही है, ठीक है, और ये इसके अंदर ट्रांसफर स्कैन है, ये यूट्रस और दोनों साइड से हमें ओवरी। अच्छा, एंडोमेट्रियम हर एज के अंदर, हर साइकिल के अंदर इसकी वेरिएशन होती है थिकनेस, ठीक, कैसे कैसे इसके अंदर चेंज आएगी ये आप देख लो कि अर्ली मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर एनेक्वेक हमें नजर आएगा, अर्ली मेंस्ट्रुअल फेज। नंबर 2, वेरी थिन 1 to 4 mm जो है ना उसकी विड्थ होती है। सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज 4 to 8 mm, और उसके अंदर आइसोएक्वेक, स्लाइटली हाइपर एक्वेक, एन से आहिस्ता आहिस्ता की ऊपर की तरफ को फेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल मेंस्ट्रुअल फेज है, अर्ली मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर बिल्कुल फ्लूइड नजर आएगा, ब्लड नजर आएगा, एनेक्वेक, इतनी उसकी मेजरमेंट है 1 to 4। थोड़ा सा आगे चलो, अगले फेज में प्रोलिफरेटिव फेज, मेजरमेंट 4 to 8 mm तक हो गई है, थिकंड हो गया। अब वो एनेक्वेक था, थोड़ा सा उससे ज्यादा उसकी एकोजेनिसिटी बढ़ा दो, आइसोएक्वेक हो जाएगा या स्लाइटली हाइपर एक्वेक। लेयर्ड प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, पेरी ओवुलेटरी फेज भी जिसे कहते हैं, उसके अंदर मल्टी लेयर्ड एंडोमेट्रियम हो जाती है, और उसके अंदर मेजरमेंट कितनी होगी, आप 4 से ऊपर चले जाओ 8 to 16 है, ठीक है। और आउटलाइन एंडोमेट्रियल कैविटी रेगुलर एक्सेप्ट पॉलिप्स
जो है ना सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, ये मायोमीट्रियम के अंदर नजर आएंगे फाइब्रॉइड। एंड लास्ट हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल, उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है, जो श्रिंक हो जाता है यूट्रस, पोस्ट मेनोपॉजल है, ठीक है। और उसके अंदर एंडोमेट्रियल थिन हो जाएगी उसकी 4 mm तक उसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो ये वाले दोनों साइड इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियल थिकनेस किस फेज में कितनी होती है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज में कितनी होगी, अर्ली मेंस्ट्रुअल फेज में कितनी होगी, स्टेटिक फेज में कितनी होगी, बस मेजरमेंट याद कर लो। 1 से याद करो, 1 से 4 पहली वाली, फिर 4 to 8, ठीक है, 8 से 16 इस तरह में। और जो पोस्ट मेनोपॉजल है वो तो वैसे ही एट्रोफी हो जाती है और उसके अंदर इस तरह रहती है। ये चारों फेजेस के अंदर आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में अब अलग से मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे 2 to 4, स्टेटिक फेज 5 to 14, a postmenopausal woman more than 4 mm variants or in the indication for the biopsy। अभी हमने नॉर्मल पढ़ा ना, 4 mm तक पोस्ट मेनोपॉजल में है, नॉर्मल होती है। अगर उससे ज्यादा हमें मिल रही है अलार्मिंग है, ठीक है, उसकी बायोप्सी करवाओ, मे भी कैंसर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसको कैंसर के चांसेस हैं कि उसकी एंडोमेट्रियल जो है वो थिकेंड हो गई है और अब जो है वो नॉर्मली तो नहीं होती है, नॉर्मल तो 4 mm तक होती है, तो बायोप्सी करवाओ, मे भी उसको अब कैंसर के चांसेस होते हैं। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, अब ये देख रहे हो, ये टीवीएस स्कैन है, इतना डिटेल्ड हमें इतना बड़ा वो नजर आ रहा है, इतना क्लियर नजर आ रहा है। हम इसके अंदर ये देख रहे हो, उसके अंदर एब्डोमिनल के अंदर हमें जो है वो जो एंडोमेट्रियम में एक लाइन नजर आती है, बस एक लाइन, हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब टीवीएस के अंदर कितना डिटेल नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये और ये पिछले वाले इसके दोनों इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट भी नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये एंडोमेट्रियम है, नजर आ रहा है, ये यहाँ तक एंटीरियर और ये पीछे पोस्टीरियर। क्लियर हो रहा है इमेज कि नहीं हो रहा? यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, रुको, ये क्लियर हो रहा है? ये जो है ना, ये इनर, अगर जब हम मेजर करेंगे तो इसको फ्लूइड आ जाता है, जब कहते हैं एंडोमेट्रियम कैविटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक पोस्टीरियर यहाँ से इसको मेजर करें, ये ही ये एंडोमेट्रियम, ये क्या है, इसके अंदर जो कैविटी है, तो इतना डिटेल जो है हमें टीवीएस के ऊपर ही नजर आ सकता है। और जो ट्रांस एब्डोमिनल है उसमें बस एक लाइन नजर आती है वाइट कलर। अच्छा, ओवरीज की डिफरेंट शेप है, बस आपने इनके भी मेजरमेंट्स और वैल्यूज याद कर लो टेबल के ऊपर के, इस एज में जो है वो इतनी इसकी मेजरमेंट, ठीक है। टेबल बना लो, टेबल के ऊपर याद हो जाएंगे इसमें कि एडोलेसेंस में, प्री मीनो में या पोस्ट मीनो में जो है ओवरी का साइज जो है नॉर्मली स्मॉल राउंडेड होती है। अच्छा, इसके अंदर तो ये भी कुछ इमेजेस हैं। फाइब्रॉइड देखो किस तरह के नजर आते हैं, इतना बड़ा मैस नजर आ रहा है अल्ट्रासाउंड डायग्राम में, ये नजर आ रहा है। और ये कहाँ नजर आएगा? मायोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, फाइब्रॉइड से नजर आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग द सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, ये इमेजेस हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस, ये इसके अंदर नजर आ रहा है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये गोल गोल से। अभी इमेजेस आपको ना थोड़े से वो करेंगे हम स्क्रीन। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? छोटा सा डेसिड्यूल साइन के बाद दूसरा साइन है गेस्टेशनल सैक प्रेगनेंसी का, ठीक है। सबसे पहले हमें उसके जो एंडोमेट्रियल है उसकी थिकनेस हो गई, डबल डेसिड्यूल साइन बन गया, ठीक है। दो हमें उसके अंदर नजर आ रही हैं, रिंग्स बन जाते हैं, एक ये इनर बनता है, एक ये आउटर बनता है, दो रिंग बनते हैं, ये वाला और ये वाला। इस पर क्लियर नहीं है, डेसिड्यूल में आपको दिखाऊंगी इस इमेज के ऊपर व्हाट इज डेसिड्यूल। दूसरा क्या है, अभी कोई फीटस कुछ नहीं नजर आया, दूसरा क्या, एक छोटा सा सैक नजर आया है, दिस इज द गेस्टेशनल सैक, ठीक है। एक छोटा सा हमें इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर इस तरह अलोंग विद द डेसिड्यूल, दिस इज प्रेगनेंसी, ठीक है। वो अगर फिर उसके बाद कुछ वीक्स के बाद हम उसका स्कैन करवाते हैं, वो हम जब पढ़ेंगे ना, ऑप्स पढ़ेंगे, तब हम ये मैं चीजें दोबारा पूछूंगी। ऑप्स के अंदर ये चीजें हम रिवाइज करेंगे। ऑप्स के अंदर फीटस है, फीटस का सबसे अर्लीस्ट साइन कौन सा होगा? डेसिड्यूल। दूसरा गेस्टेशनल सैक, कुछ ये किन वीक्स के बाद होगा, ये हम उसमें पढ़ेंगे कि इतने वीक की प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें ये चीज नजर आएगी, इतने वीक की हो गई है तो अब हमें फीटस इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब हम स्कैन करेंगे तो ये देख रहे हो इसके अंदर अब ये व्हाइट कलर का डॉट, ये कुछ इसके अंदर कुछ गेस्टेशनल, ये पूरा सैक है, इसको क्लियरली अगर देखें तो, ठीक है, गेस्टेशनल सैक, ये इसके अंदर अब कुछ चीज नजर आ रही है हमें, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया है छोटा सा, ठीक है। एम्ब्रियो बनेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा फीटस, हमें थोड़ा प्रॉपर नजर आएगा कि क्या है, सर नजर आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके लिम्स बनना शुरू हो जाएंगी, वो किस वीक में बनेगा,
20 वीक तक, 16 से 20 वीक के दरमियान बच्चा कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उसका जब स्कैन करते हैं, वो एनामली स्कैन जब हम करवाते हैं पेशेंट का, उसमें क्या होता है कि उसके सारे ऑर्गन्स तो अब बन गए हुए हैं। अब हमने देखना है एनामली स्कैन करवाने के लिए कि उसके सारे ऑर्गन सही बने हैं। इन केस कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने प्रोसीड करवाना है, तो ठीक है, लेकिन कोशिश कर, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए कोई एबनॉर्मेलिटी तो वो फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कह के वो बच्चे को जो है ना जाया करवा दिया जाता है और जो है उसमें अबॉर्शन की तरफ उसको ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20 वीक से बड़ा हो गया बच्चा, ठीक है, कोई है लिम्स में प्रॉब्लम है, लेकिन डिटेक्ट कर सकते हैं हम कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, जी हम फीटस का जब पढ़ेंगे तब डिटेल में। सो सबसे अर्लीस्ट साइन इज द डेसिडुअल साइन, नंबर 2 इज द गेस्टेशनल सैक, नंबर 3 इज द एम्ब्रियो। स्टेप बाय स्टेप हर वीक के बाद ये चीजें हमें नजर आना चाहिए। एम्ब्रियो फिर बड़ा होगा और लिम्स बनना चाहिए। दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये यूट्रस के अंदर नहीं है, ये आउटसाइड द यूट्रस हमें नजर आ रही है, ठीक है। हम यूट्रस को देखेंगे तो यूट्रस ठीक है, नॉर्मल है, जिस तरह नजर आता है, उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं है। और पेल्विक के अंदर एक हमें जो है गेस्टेशनल सैक और उसके अंदर फीटस नजर आ रहा है, दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पॉलीसिस्टिक, जिसे मैं कह रही थी पीसीओ, देख रहे हो सिस्ट ओवरीज के अंदर किस तरह नजर आएंगी, एक से ज्यादा सिस्ट नजर आ रही है, दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवरी। मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंडोमेट्रियम है ना, वो इस तरह उसके अंदर इस तरह के डॉट 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 से नजर आएंगे और ये पूरा मैस नजर आएगा, इतना बड़ा मैस है और उसके अंदर वाइट ब्लैक इस तरह के डॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये टेस्ट करवाएगा पेशेंट, उसको उसने टेस्ट करवाया, उसको पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई है, ठीक है, वो कहेगी प्रेगनेंसी है मुझे, ठीक है, क्यों, बीटा एचसीजी रेज हुआ है, बीटा एचसीजी ही डिटेक्ट करता है ना कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके ब्लड में बीटा एचसीजी बढ़ गया, उसने टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट करवाया, पॉजिटिव टेस्ट आया, दैट मींस उसको प्रेगनेंसी है। स्कैन करवाया, उसके अंदर ये चीज नजर आई, दिस इज नोन एज मोलर प्रेगनेंसी। इसके अंदर भी बीटा एचसीजी पेशेंट के अंदर रेस कर सकता है, फॉल्स प्रेगनेंसी है ये, पेशेंट कंप्लेन, पेशेंट कहेगा कि भाई उसको प्रेगनेंसी तो है, बट उसके अल्ट्रासाउंड करवाया तो इस तरह का मैस नजर आया जिसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर ये अपीयरेंस है मैस की, तो ये दिस इज मोलर प्रेगनेंसी, दिस इज नॉट ट्रू प्रेगनेंसी, ठीक है। एनामलीज ऑफ द यूट्रस डिफरेंट शेप, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको पढ़ाई थी कि नहीं, मेमो में पढ़ी, मेमो में पढ़ी चाहिए, मेमो वालों को पता होगा। डिफरेंट शेप्स होती हैं हमारी जो यूट्रस की है, जो है भूल जाते हो तुम लोग, अच्छा। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमें जिस तरह यूट्रस नजर आता है, यू राउंड सा होता है, दोनों साइड पे फैलोपियन ट्यूब होती हैं और ओवरीज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ड्यू टू द फ्यूजन हमारे पास डिफरेंट शेप्स की नजर आती हैं, उसके अंदर सेप्टेशन भी नजर आ सकती है, यू सेप्टेट, ठीक, उसके अंदर दो अलग अलग हमें कैविटीज भी नजर आ सकती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये बाइकॉन्वेट यूट्रस, यूनिकॉन्वेट यूट्रस, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, ये आप एक दफा देखना, ठीक है। लेकिन ये इस तरह की शेप्स होती हैं एनामलीज ऑफ द यूट्रस, डिफरेंट यूट्रस की शेप डिफरेंट होती है। दिस इज बाइकॉन्वेट यूट्रस, इसमें दो कॉर्नर देख रहे हो, नॉर्मली तो ऊपर से फंडस से गोल होता है ना, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिप है, ठीक है, सेप्टेशन है, अंदर कैविटी तो ठीक है इसके अंदर, ठीक, बाइकॉन्वेट है, ठीक। उसके अंदर एक होता है सेप्टेट यूट्रस, उसके अंदर ये जो डिप है ना, ज्यादा डिप होता है, इस तरह थोड़ा ज्यादा सेप्टेशन सी बन जाती है, उसके अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होता है कि जब यहाँ से एग आया, आके इम्प्लांट उसने कहीं पे भी यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट करना होता है, वहाँ पे फिर प्लेसेंटा बनता है, बेबी ने सारा का सारा जो फूड है अपना अपना सारा ब्लड है वो मदर से उससे एक्सचेंज होता है ना प्लेसेंटा से, तो वो कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाएगा, इस वॉल के साथ, इस वॉल के साथ, इस वॉल के साथ। तो क्या होता है अगर इसकी शेप ही यूट्रस की जो है वो सेप्टेट है, सेप्टेशन इसमें दरमियान में सेप्टेशन है, तो अगर इम्प्लांट आया ही जाके सेप्टेशन के ऊपर आके इम्प्लांट हो गया, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा जैसे ही बड़ा होगा फीटस, तो उसमें मिसकैरेज के चांस ज्यादा होते हैं, सेप्टेशन, यहाँ पे सेप्टेशन पे इम्प्लांट हो गया। अगर यूट्रस की वॉल के ऊपर होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो भी कम होता है ना यूट्रस का, तो मेनली तो फीटस ने ब्लड ही लेना होता है मदर से, ब्लड से ही वो एक्सचेंज सारा करेगा, अपना एक्सचेंज करेगा वेस्ट भी, और उससे ऑक्सीजन भी लेगा, ठीक है। तो वो अगर मदर के साथ उसका यहाँ जाके वो इम्प्लांट हुआ है, तो उसके चांसेस होते हैं मिसकैरेज के, तो सेप्टेट यूट्रस में मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक। ये बाइकॉन्वेट है, इसके अंदर एक ये दो कॉर्नर्स बन जाते हैं, ठीक है, दो दरमियान में डिप होने की वजह से। यूट्रस डायडेल्फिस, ये इसके अंदर एक ये और एक ये, दरमियान में एक ही हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि डबल होती है, ठीक है, उसमें अलग दो वजाइनास बन जाते होते हैं और उसके अंदर डबल ही ओपनिंग होती है, डबल ही जो है ना यूट्रस होता है, डबल ही सर्वेक्स होता है, ठीक है। तो वो दो हमारे पास ये, लेकिन दोनों फ्यूज हुए हैं,
बॉडी दोनों की डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सर्विक्स सेम। डर्मोइड सिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्ट है, आपको एनेक्विक से इसके अंदर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये व्हाइट 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 व्हाइट, ये पूरी सिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन सिस्ट इस तरह की नहीं होती। इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स या नेल्स या इसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर डर्मोइड सिस्ट उसको कहते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स या कोई और पार्टिकल्स नेल्स वगैरह अगर उसमें हमें मिल रहे हैं तो दिस इज नोन एज डर्मोइड सिस्ट, दैट इज नॉट कंप्लीटली एनेक्विक। दिस इज फॉलिकुलर सिस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि फॉलिकल जो है सिस्ट के अंदर एक बनता है डोमिनेंट फॉलिकल, और फिर वो जो है हर महीने रप्चर होता है और ब्लीडिंग होती है और वो सारा, अगर तो ये फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ तो आगे तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दिस इज द फॉलिकल जिसको हम ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग ऑफ द फॉलिकल, तो इसका साइज लेना होता है। ठीक है, तो आज के लिए आज यही यूट्रस का हमने कंप्लीट कर लिया। अगला लेक्चर अगेन यूट्रस के ऊपर होगा, वो फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। गायनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी स्कैन करने जाते हैं तो स्कैन के लिए, पेल्विक स्कैन के लिए, ये यूट्रस के लिए ज्यादातर स्कैन, एब्डोमेन के लिए किडनी, लिवर बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और गायनी के अंदर ऑर्ग्स, फीटस का जब भी पूरी डिटेल देखते हैं, हर ट्राइमेस्टर के अंदर इसकी स्कैनिंग की जाती है, और गायनी के अंदर ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से इसका स्कैन, यूट्रस की, ओवरीज की, इनफर्टिलिटी की, उसको एमेनोरिया है, ठीक है, ये वो सारी चीजें देखने के लिए हम उसका स्कैन करते हैं। ठीक है, गायनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? एबॉर्शन, एबॉर्शन अगर तो एबनॉर्मेलिटी अर्ली है, अगर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है तो लीगल है। अगर तो उसके अंदर कहते हैं ना जान पड़ जाती है, जब जब उसके अंदर जान तो शुरू से ही पड़ जाती है, जब उसका हार्ट बीट आप देख रहे हो और कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी बन जाती है तो फिर जो है वो कत्ल में आ जाता है। तो जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जैसा भी है, बाय तो मुल्कों का तो कुछ भी, वहाँ तो हर चीज़ ही लीगल है। वहाँ तो हमारे इस्लाम में जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हुई है वो उनके लिए भी जो है ना, वहाँ पे तो हर चीज़ हराम है। उनका यही तो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या हराम है और क्या हलाल है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हलाल और हराम को हमारे लिए रखा है ना। तो वहाँ पे तो सभी हराम हलाल सब पेट बराबर, ठीक है, तो वहाँ पे तो सब कुछ ही चलता है। मैम हम ट्रांसवेजाइनल में ब्लैडर को फुल क्यों नहीं करते? ट्रांसवेजाइनल में ब्लैडर फुल नहीं लेते हैं, ब्लैडर को फिल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को विंडो थोड़ी चाहिए उसके लिए, हम तो यूट्रस के अंदर चले गए हैं अब। ठीक है, वो तो एज अ विंडो उसके अंदर से बिल्कुल एंटीरियर से जो वेव्स है पास कर रही थी पोस्टीरियरली, तो वो स्ट्रक्चर्स हमने पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स देखने, इसलिए वो ब्लैडर फुल होगा, उसमें फ्लूइड होगा, तो रेज जो है वो एब्डोमेन के ऊपर से रखा है ना, तो एब्डोमेन में से पास करेंगे, आगे जो चीज होगी उसमें से पास करते हुए पीछे जाएंगे। अब तो हम डायरेक्ट यूट्रस के अंदर चले गए, यूट्रस के अंदर हमें जो है ना डिटेल चीज नजर आ रही है। अब तो मैंने आपको एक और बताती हूँ टेक्नोलॉजी किस तरह बीइंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, आप लोग टेक्नोलॉजिस्ट को टेक्नीशियन मत समझा करो, टेक्नोलॉजिस्ट समझा करो कि टेक्नोलॉजीज कितनी आ रही है रेडियोलॉजी में, रेडिएशन में, इस फील्ड के अंदर, इमेजिंग के अंदर डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी इमेजिंग में आ रही है। अब जिस तरह मैं कह रही थी ना कि फिलोपियन ट्यूब को हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, इतनी थ्रेड लाइट तो होती है वो बिल्कुल, लेकिन होता तो हॉलो ट्यूब ही है ना, पतली सी। अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर नई जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ ये कर्सर होता है ना, होता तो कंप्यूटर ही है ना अल्ट्रासाउंड मशीन, उसके अंदर भी यूं कर्सर नजर आता है। ठीक, ये जो ये कर्सर नजर आ रहा है, इस कर्सर को जो है ना हम उस ट्यूब के अंदर रखते हैं जहाँ पे ट्यूब की एंट्रेंस हमें पता है, उसको क्लिक कर दो, ये कर्सर खुद मूव करता हुआ जाएगा अंदर। और जिस तरह आपने एंडोस्कोपी देखी है, एंडोस्कोपी के अंदर हम लोग जो है पूरे एसोफेगस को अंदर से देख रहे होते हैं, उसकी लाइनिंग नजर आ रही होती है प्रॉपर एंडो उसके अंदर, सेम उसी तरह जो है हम फिलोपियन ट्यूब के अंदर घुस सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, इसमें काम हो रहा है अभी, तो जो है वो जिस तरह फिर बिल्कुल सिस्टम जो है, बाइल हमारी कितनी पतली ट्यूब होती है, उसके अंदर घुस के नहीं हम देख सकते, इमेजिंग उसको बाहर से ही देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एंडोस्कोपी के अंदर हम एसोफेगस के अंदर कैमरा चला जाता है और अंदर से लाइनिंग देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग जो छोटी छोटी ट्यूब जो है ना उसको भी विजुअलाइज इमेज कर सकते हैं। इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये है, डे बाय डे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसके ऊपर रिसर्च करो, काम करो, रिसर्च साइट पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप है। ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों तुम लोग खुदा हाफिज़, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर तुम लोग को थोड़ा सा तो नुकसान होना चाहिए ना आने का। ओके मैम। कोशिश करो वैक्सीनेशन लगवाओ, वापस आओ, हमने क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं, सब आ जाएंगे तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।
मैम क्लासेस ऑन कैंपस हो रही है। ऑन कैंपस में अपने डोजेस कंप्लीट करो और जो है ना, जो जिनकी बाकी मजबूरी है, आउट ऑफ कंट्री में है, कुछ इधर उधर, वो तो ऑनलाइन ले सकते हैं। बाकी जिनको कोई मजबूरी नहीं है ना, चुप करके आओ। ओके मैम। ठीक है, अपनी वैक्सीनेशन बट कंप्लीट करवा के आओ। और जो चीज फेस टू फेस समझ आती है ना, वो इस तरह ऑनलाइन ही समझ आती है। जब समझ और मैम जिनकी कंप्लीट हो गई है वो। मेरा मेन आप लोगों को इधर बुलाने का मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। आप लोगों ने बहुत जनरल भी पढ़ लिया है, वो भी हवाई पढ़ाई थी सारी, ठीक है। रीजनल पढ़ रहे हो, वो भी हवाई पढ़ाई है। जब तक आप देखोगे नहीं ना चीजों को, आपके सामने मशीन नहीं होगी, प्रूफ को हाथ में नहीं पकड़ोगे, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं आज यस देख रही हूँ मशीन किस रूम में इन्होंने कौन सा लैब बनाई है। आज देखते हैं जाके, उसको जरा साफ साफ करवाते हैं, मिट्टी शट्टी साफ करवाओ और उसको फिर फंक्शनल करें, और फिर उसके बाद जो है उसको देखते हैं हम प्रैक्टिकल। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम ओके मैम। स्क्रीन शो नहीं क्या चीज? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये ऑनलाइन की ये मुसीबत होती है, तो मुझे किसी को समझ नहीं आती थी क्या बोल रहे हो। समझ मैम आ वो कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। वो मैंने खुद स्क्रीन खत्म, लेक्चर खत्म हो गया, मैं तो वैसे बात कर रही हूँ। लेक्चर स्क्रीन पे तो कुछ शो नहीं कर रही मैं आपको। मैं बात कर रही थी वैसे कि अब प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि वापस आओ और जो है डिस्कस करते हैं। चलो ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन रहो। तो मैं इनसे कुछ, जो अभी हमारे पास टाइम है, तो इनसे इनकी फील्ड से रिलेटेड कोई मैं समझा रही थी, बात करने आप लोगों ने सुनना है, आप लोग भी सुनते रहो। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी कि मेडिकल इमेजिंग के अंदर क्या क्या आगे स्कोप आता जा रहा है आप लोगों की फील्ड के अंदर। अब नई टेक्नोलॉजी, मैंने भी रिसर्च ही पढ़ी है, देखी है कि अब जिस तरह न्यूक्लियर मेडिसिन, अब देखो कितनी मोडालिटीज, सारी इमेजिंग में डिफरेंट मोडालिटीज है। एक मोडालिटी के अंदर आप स्पेशलाइजेशन करो, उसी के अंदर जॉब करो, उसी में आगे अपना एमएस कर लो या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना, पढ़ाई भी साथ साथ रखो, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मत रखना। ठीक है, हम तो एमएस किया था अल्ट्रासाउंड में ना। इसी तरह आपका जो मैम 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 हम तो एक इतना पढ़ के थक गए हैं। कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की, मेडिकल लाइन, ये बता रही है क्या है? कि बिल्कुल समझ नहीं आती मुझे, आप थोड़ा सा क्लियर बोलो। मैम मेडिकल लाइन में कोई कंपनी है मेडिकल की? नहीं आ रही समझ में ना। यूनिवर्सिटी आके पूछ लेना जो भी पूछना हो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं आप शायद माइक बिल्कुल मुंह के पास रखते हो या क्या करते हो, समझ ही नहीं आती है। मैम मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल लाइन कंपनी है कि मेडिकल फील्ड? मेडिकल फील्ड में क्या, दोबारा बोलो। जी मैम मेडिकल मेडिकल लाइन। हन्नान आप ना बोलो, कोई और बोल रहा है, उसकी बात क्लियर है, क्या कह रहा है ये? मैम वो मैम पूछ रहा है कि मेडिको लाइन एक मेडिकल कंपनी है कंपनी इस फील्ड में। में। लो एक, यार क्या खिचड़ी बना देते हो तुम लोग, समझ से पाए। मैम मेडिको लाइन कंपनी के बारे में पूछ रहा है वो। अच्छा, ये जो डिफरेंट कंपनीज है मेडिकल की, उसके बारे में, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, एक तो मैं सारी फील्ड्स बताती हूँ कि आप किस तरफ को जा सकते हो। नंबर वन, तो आप तो पहले अपनी चॉइस जो भी है, आपको कौन सी मोडालिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी को अल्ट्रासाउंड में इंटरेस्ट है, अल्ट्रासाउंड को एज अ स्पेशलाइजेशन चूज करो, ठीक है। आगे लेकिन मैं बताऊँ, आजकल कामयाब वही है जो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। आप किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर लो, आप सबसे अलग ही होगी बाहर से, पाकिस्तान में नहीं होगी। मैंने इधर से किया ना, तभी बता रही हूँ। सिर्फ यूएल करवा रहा है जस्ट फॉर, हम लोग तो सिर्फ नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी प्राइवेट। वो भी मैम पाकिस्तान की जो है ना। ठीक है, तो आप भी उसी तरह एमएस, सिर्फ वो भी अल्ट्रा, पहले तो एमआईटी में करवा रहे थे, वो भी खत्म करवा दिया। ठीक है, कोशिश करो बाहर से करके आओ। पहले ही यूएमटी का लेबल लगवाया हुआ है तुम लोगों ने, एमएस तो 2 साल की होगी। तो मैं मैम डिफरेंट है स्टडीज के लिए, तो आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये कंट्री स्टडीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इनके ना डिफरेंट पेजेस होते हैं, आप सर्च किया करो, हर कंट्री की अपनी सोसाइटी है, ठीक है। पाकिस्तान की आरएसपी है, ठीक है, जिसमें जिसे कहते हैं रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, आरएसपी, ठीक। आरएसपी आप पूरे पाकिस्तान की रेडियोलॉजी, यही आपकी सोसाइटी है, ठीक है, आरएसपी के अंदर ही हो अभी,
ठीक तो इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूं करके नाम है, सर्च करोगे तो एग्जैक्ट नेम आ जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज की सोसाइटीज हैं, ठीक है, उसके अंदर सारी रेडियोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट आ गया, इसमें टेक्नीशियंस आ गए, इसमें रेडियोलॉजिस्ट आ गए, डॉक्टर्स आ गए, फिर उसके जो स्टाफ है, पैरा स्टाफ जितना है, वो सारा कुछ जो वहाँ पे है ना, वो उस फील्ड के अंदर ही आप उस सोसाइटी में। अच्छा, फिर उसके अंदर आपको लाइसेंसेस मिलेंगे कि आपने डिफरेंट कंट्रीज में काम करना है जाके, तो उसका लाइसेंस क्लियर करना पड़ेगा। आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में जॉब करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। DHA जो है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी अरब में, जो अगर आपने इधर जाना है तो उसके लिए आप DHA का क्लियर करो लाइसेंस, ठीक है। कहीं पे एग्जाम होता है, कहीं पे सिर्फ पेपर वर्क को ही लाइसेंस दे देते हैं, ठीक है। जो है अमेरिका इंग्लैंड का है ना, HCPC, ठीक है, ये इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड में जाने के लिए ये सारा पेपर वर्क, उसके लिए आइट्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस 7, ठीक है, मिनिमम। अब वो भी डिफरेंट है कंट्रीज वाइज, ठीक है, कंट्री को भी आप देख लो कि ओवरऑल 7 चाहिए, ईच बैंड 7, 1 साल के लिए तक होता है। वो तो पाकिस्तान में जब तक जॉब नहीं मिलती ना आपको 1 साल, फिर आपको इधर ही बैठे हुए 1 साल हो गया और आइट्स दिया हुआ है, फिर आपको दोबारा से आइट्स एक दफा। इंटर्नशिप तो मैं बताऊं, इंटर्नशिप आप ड्यूरिंग स्टडी किया करो, टाइम बच जाता है, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो मोडेलिटी आपने पढ़ ली है ना, उस मोडेलिटी का आपने दोबारा तो वो मोडेलिटी अगले सेमेस्टर में नहीं पढ़नी है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पढ़ ली है, जाके अल्ट्रासाउंड में इंटर्नशिप कर लो, 2-3 महीने की इंटर्नशिप कर लो, आपको अल्ट्रासाउंड आ जाएगी। MRI पढ़ ली है, MRI की कहीं जाके इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। आप पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद इंटर्नशिप की तरफ जाओगे ना, तो वो फिर आप उसमें ही लगे रहोगे। आप ग्रेजुएशन करो, आपके पास इंटर्नशिप होगी, आपको फॉरेन जॉब मिलेगी, ठीक है। नहीं तो आप किसी ने भी आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब पे नहीं रख लेना आपको, कि अभी तो आप ग्रेजुएट होके आए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है कोई, आप वही बात है कि जॉब दोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना। हाँ, वही लेक्चरर में आना है तो फिर MS कर लो, और फिर उसके बाद बल्कि लड़कों को तो मैं कहती हूँ तुम लोग निकलो बाहर जाओ, इतनी अच्छी फील्ड है आप लोगों की, और इसमें आगे अब्रॉड जाओ, इतनी हाईली पेड है ना, लाखों में इनकी तनख्वाहें हैं बाहर, और इतनी इज्जत है ना, जिस हाँ में बिल्कुल मिलता नहीं वहाँ पे तो बिल्कुल मैम, दुबई में इसका बहुत स्कोप है, जितने भी क्या चीज़। मैम मैं ये वो तो डिपेंड करता है, आप कोशिश करो गवर्नमेंट में जाओ। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है आपने काम सीखना, मैम एक्सपीरियंस। वैसे आज कोरोना की वजह से तो कहीं पे करवा ही नहीं रहे हैं। प्राइवेट वाले पैसों से करवाएंगे, ठीक है, अगर काम सिखाएंगे तो। अदरवाइज वो कहेंगे ऑब्जर्व करना है, वहां खड़े हो जाओ, कोने में खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं, गवर्नमेंट में मशीनें भी हैं, सारी लेटेस्ट मशीनें गवर्नमेंट में ये लोग लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते ना पाकिस्तान। जब बजट आता है ना, ये जब मेडिकल के लिए कितना पैसा जाता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। मैं तो थी इससे पहले एक कंपनी में, मैंने जॉब की हुई है, तो मेडिकल कंपनी में ये लोग क्या करते हैं, जब ये आते हैं वो क्या हर हॉस्पिटल वालों ने कि जी एक हॉस्पिटल ने जी CT स्कैन की मशीन लेनी है, ठीक है, सारी कंपनीज जी अपना बना के देंगी उनको पैसे, वो जो रेट बना के, उसको क्या कहते होते हैं, वो जो होता है, जो भी जब भी कोई चीज़ परचेज करनी होती है गवर्नमेंट में, तो वो क्या कहते हैं, वो फिर सारी कंपनीज अपना लेके आती हैं, वो फिर जो पैसे जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड होती है वो सब पूरी हो जाती है, तो वो विन कर जाती है, ठीक है। तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ परचेज करते हैं जो गवर्नमेंट में, जितनी लेटेस्ट चीज़ आती है वो इस्तेमाल करें तो वो है, नहीं तो वो तो मशीनें उनकी 3 करोड़ की पैक होती हैं गवर्नमेंट में, इस्तेमाल ही नहीं करते। बहुत डॉपलर मशीनें सबसे पहले वहां आएंगी, बड़ी लेटेस्ट चीज वहां पे आएगी, ठीक है। तो प्राइवेट वालों तो आपको पता ही करोड़ों की मशीन आती है, अल्ट्रासाउंड मशीन जो अच्छी डॉपलर की 1 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। तो वो अच्छी मशीन लेने के लिए एक जो प्राइवेट बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट अपना कर रहे हैं, उनको मशीन के छोटी मशीन तो आपको 1.5 लाख की भी मिल जाएगी, वो इतनी सी जो मशीन डिब्बा टाइप होती है, सिर्फ सीखने के लिए जो वो बैठी हुई है, वो ज्यादातर गायनाकोलॉजिस्ट ने रखी हुई है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट ने तो आपको पता है ज्यादा अच्छी स्कैनिंग करनी होती है, तो ज्यादातर गायनी वालों ने बस यूट्रस देख लिया, शेप देख ली उसकी, कितना नजर आ जाता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ना, ज्यादातर गायनाकोलॉजिस्ट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ना आप ना लिख लिख के भेज दो, टाइप कर दो मुझे, क्योंकि आपकी आवाज में बहुत मसला है।
मैम देखें, आप देखें, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बोलो। आहिस्ता मैम मुझे प्रपोजल आया है, मेडिको लाइन कंपनी है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है डिफरेंट मोडेलिटीज मेडिकल की, लाइक सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई वगैरह की। तो मैं क्या जॉब कर सकता हूँ वहाँ पे? अभी मेरे लिए सूटेबल रहेगी या नहीं? अच्छा, जॉब का प्रपोजल आया है आपको, और कहाँ से आया है? मैम मेडिको लाइन एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की, लाहौर के अंदर जो है ना, उन्होंने मुझे जो प्रपोजल भेजा है हायरिंग के लिए कि आप हमारे साथ काम करें यहाँ। क्या कंपनी का नाम है, दोबारा बोलो। कंपनी मैम का, मेडिको लाइन, मैम मेडिको लाइन। अच्छा ठीक है। इस तरह के डिफरेंट कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हैं जो रेडियोलॉजी की चीजें वगैरह, जितने इक्विपमेंट वगैरह सेल करती हैं। लेकिन कोशिश करो कि वहाँ पे जॉब्स आती हैं। मैंने जॉब की थी एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको उस स्पेसिफिक मोडेलिटी, मैंने अल्ट्रासाउंड में की थी स्पेसिफिक मोडेलिटी। इस कंपनीज में तो ज्यादातर क्लिनिकल बंदा तो कोई भी नहीं होता ना, कंपनी है, उन्हें तो सेल परचेज वाला ही काम करना है अपनी चीजों का। ठीक, उसमें क्या होता है कि कुछ चीज, जिस तरह अल्ट्रासाउंड की नई मशीन आई है, इन्होंने ही मुझे जापान भेजा था ट्रेनिंग के लिए। इन्हीं की थी ट्रेनिंग, कोई लेटेस्ट कोई आई थी मशीन अल्ट्रासाउंड की, और उन्होंने कहा क्लिनिकल कोई बंदा होना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे जापान भेजा, मैं जापान से ट्रेनिंग करके आई थी। नई जितनी टेक्नोलॉजीज मैं आपको बताऊंगी, अभी बेसिक पढ़ लो, फिर नए एडवांसेस की भी हम लोग आपको थोड़ी चीजें बताऊंगी। एडवांस पढ़ा दिया तो बेसिक भूल जाना है, ठीक है। तो वो एडवांस चीजें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसके अंदर एसएमआई आ गया, उसके अंदर जो फ्लोपियन ट्यूब वाला बता रही हूँ। हाँ, टोक्यो भी गई थी, और वो क्या है, क्या जगह का नाम था, मुझे जगह का नाम तो 4 साल हो गए गए हुए। गई तो मैं 10 दिन के लिए थी, सिर्फ ट्रेनिंग थी एक। वो सिर्फ वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से आई थी, इधर से थे पाकिस्तान से, फीमेल्स में मैं थी, और 2 मैम लेकिन मुझे ना, जापान से अपनी कुछ लोग थे, एक वहाँ से डिफरेंट मतलब कंट्रीज से ना, उन्होंने एक एक दो दो लोगों को बुला के वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। हर रोज वहाँ पे लेक्चर होता था, और हम गए, हमने कहा जापान गए हैं, पहली दफा गए हैं, घूमेंगे फिरेंगे। और वो 10 दिन के लिए उन्होंने भेजा, 7 दिन तो उन्होंने ट्रेनिंग पे लगाए रखा पूरा। एक तो जापान में मसला ये है, वो हमसे बहुत आगे है, बहुत 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 आगे है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, वहां पे तो ऐसे लग रहा था पता नहीं 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है उनका, 6 बजे तक हमारी क्लास होती थी, सुबह से लेके शाम तक। तो क्या हमने घूमना, क्या हमने लास्ट में फिर 2 दिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करके, हम जो लड़कियां थी उन्होंने कहा, उनसे बात की कि हमें 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाए, जो है घूमना शूमना भी है। फिर वो सिर्फ वो क्या है, वो जो डिज्नीलैंड है जापान का बड़ा, बस वहां गए हैं। खैर, जो कहने का मकसद ये था कि आपको जो कंपनीज है ना, वो फिर एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हायर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान मेरी, क्योंकि एमएस की रिसर्च ऐसी थी कि मैंने उस पर इलास्टोग्राफी पर रिसर्च की थी, नई टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से मुझे कंपनी के साथ जो है थोड़ा लगाना पड़ा और नई चीज सीखनी पड़ी, और वो सारा हो गया। अदरवाइज पाकिस्तान में सेल साइड पे ले जाते हैं। तो आप कोशिश करना, अगर तो आपको सेल साइड पे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो परचेज सेल करनी है अपनी चीज। वो क्या कहेंगे, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, उसको एक्सप्लेन करो चीजें, ये चीजें, वो उसमें आ जाएगा, तो आप अपनी फील्ड से हट जाते हो। ठीक है, मैं तो अपनी फील्ड सेल्समैन बन जाते हो ऑब्वियसली। इस तरह वो आप अपनी मशीन के बारे में बता रहे हो डॉक्टर्स को, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो आपको भेजेंगे, आपने अपनी चीजों को बताना है, जिस तरह की ये चीज बहुत अच्छी है, अल्ट्रासाउंड मशीन में ये चीज आई है, वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन की चीजें, बीइंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन की चीजें एक्सप्लेन करनी है डॉक्टर्स को, कि ये चीज आई है, अब ये इस तरह इसका ये फंक्शन है। और बीइंग मेडिकल, आपको पता है व्हाट इज ट्यूमर, व्हाट इज ये, सेल्स वालों को क्या पता। आप ये बताओगे कि ट्यूमर्स में इसका रोल है, इसका इसमें इन्फेक्शन में रोल है, आप डॉक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक रोल ये है। लेकिन आप ना अपनी फील्ड से थोड़ा सा हट जाते हो, इसलिए कि वो सेल्स साइड की एक साइड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो आप कंपनी में, नई मोडालिटी। वैसे भी हमारी आरएसपी की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, 3 डेज की कॉन्फ्रेंस होती है हर साल पाकिस्तान में, अटेंड किया करो। हर रीजन में रोटेट होती है, पंजाब में होगी इस साल, देखो किधर होती है, अब मैंने पता करती हूँ, मैं भी आरएसपी के पेज पे भी विजिट किया करो। एक दफा पंजाब में होगी तो लाहौर में होती है, एक दफा सिंध में कराची में होती है, ठीक है। एक दफा कोयटा में हुई थी, और जो इस्लामाबाद वाली साइड पे होगी तो इस्लामाबाद में या पिंडी में किसी एक होटल में कहीं पे भी वो कर लेते हैं। यहाँ होती है तो या पीसी में होती है, और यकीन करो मैम अच्छी ये मैं बात करना चाहूँगा, मैं ये इसीलिए मैंने अभी तक जो है ना कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं किया उनको, कि मुझे यहाँ पे मेरी फील्ड से रेलिवेंट मुझे वो एज नहीं मिल रहा जो मैं गेन करना चाह
रहा हूँ अगर, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप टाइम पे जो करवा दें किसी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर सुनना भी नहीं है। हनान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप ना जो भी बात होगी इंशाल्लाह आप आओ क्लास में, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रही थी कि मैं आप कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड किया करो। वो 3 डेज की होती है। वो ऐसा लगता है कि रेडियोलॉजी वालों की ईद है कसम से। इतना फायदा होता है उसके अंदर। वो आप इधर लाहौर में पीसी में होती है ना, तो उसके अंदर सारे जितने हॉल्स है ना पीसी के, वो सारे रेडियोलॉजी वालों ने लिए होते हैं। एक भी नहीं हॉल होता। जितने हॉल है, आपने पीसी के विजिट किया होगा तो एक जगह पे कोई लेक्चर कोई और हो रहा है, एक हॉल में कोई और लेक्चर हो रहा है। जो आपके इंटरव्यू साथ दे देते हैं पेपर आपके, वो पूरी फाइल होती है। आपने जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है 3 डेज की, लास्ट डे पे आपके इंटरेस्ट के लिए वो बड़ा कॉन्सर्ट भी होता है। बड़े सिंगर्स भी आते हैं लास्ट डे जब सारा खत्म हो जाता है ना। फिर उसके अंदर अच्छा, फिर उसके बाद डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं रेडियोलॉजी की, वो अपने अपने स्टॉल्स लगाती हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी एक तरह से वो क्या कहते हैं ना, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो उनके इतने मजे मजे के स्टॉल्स होते हैं कि जी वालों ने अलग लगाया हुआ है, तो शिवा वालों ने अलग लगाया हुआ है। तो शिवा के साथ काम किया था, ठीक है, तो शिवा ने अलग लगाया हुआ है, जी वालों ने, तो शिवा है, जी है, ठीक है, डिफरेंट है। जितने भी हमारे देख रहे हो मशीनें देख रहे हो, नेम जिनकी नेम की होती है मशीन, जिनकी कंपनी भी होती है, तो शिबा डायरेक्ट जापान की है। ठीक है, तो वो जब जापानीज वहाँ पे एक तो हमें एक दफा तो भेजा ही भेजा, बड़ी मुश्किल भेजते होते हैं ट्रेनिंग के लिए। उनके लोग बहुत आते हैं जापान से ट्रेनिंग के लिए। अब जो एको के लिए आती है वो एक ही घड़ी, वो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। दे आर एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। वो सही, जो एप्लीकेशन पाकिस्तान में तो सेल साइड पे ले जाते हैं और सारा कुछ है, लेकिन जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट वो आते हैं ना, वो भी इसी तरह ही डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे। जर्मनी से एक आया था जिसने मुझे हायर करवाया था, यहाँ से रोडिगर था, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। ठीक, फिर उसके बाद मायोमी की एक लड़की, वो एको में थी, मायोमी, जापानीज थी, जापानीज थी वो ना, उसका नाम मायोमी। तो वो एको में थी स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये इनकी एक खास बात होती है कि ये जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट होना, इनसे कोई और क्वेश्चन पूछते जवाब नहीं देते। कहते हैं कि बस जो हमारी फील्ड है उसी से रिलेटेड पूछो, हम उसी में स्पेशलाइज रहे और इसी में ही। और होना भी ऐसा चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी कहते हैं उसका भी जवाब दे दो, उसका भी दे दो, बाहर से आई हो सारे जवाब दे दो, उसको पता हो। उसी तरह रिफ्यूज कर देते, नो आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप जिसको नहीं पता आप बोल दो। मैं वाइवा में तुम लोगों को भी कहती हूँ, नहीं आता ना आंसर, तो ये नो कहने का आंसर जो है ना डाला करो कि जो चीज नहीं आती, खासतौर पे फील्ड प्रोफेशन के अंदर आप नो बोलो। ब्लंडर्स मारने से अच्छा बोलो नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे आंसर नहीं आता। ठीक है, सिंपल नो बोलो। ऐਵੇਂ इधर इधर सर को टांगों के साथ जोड़ देते हैं, टांगे सर के साथ जोड़ के, पता नहीं नाक को किधर पेल्विस में फंसा देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर जोड़ देते हो। इस तरह के जब ब्लंडर्स मारते हो ना, तो फिर ठीक है। तो अच्छा, ये चीज है कंपनी की। आरएसपी रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस आप अटेंड किया करो। उसके बाद ये एंड ऑफ ईयर हर साल होता है, नवंबर दिसंबर, डिपेंड करता है। कोविड की वजह से शायद थोड़ा सा इस दफा इतना अच्छा नहीं हुआ था। इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर, अच्छा उसके अंदर ट्रेनिंग्स भी होती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। उसी 3 डेज के अंदर आपकी जो फील्ड, इतना कुछ हो रहा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि जिस तरह नहीं मेन्यू इतना ज्यादा कि क्या क्या खाए, तो इस तरह होता है कि कहाँ कहाँ जाए। जो आपकी इंटरेस्ट की चीज होगी ना, आप वो चीज से ग्रैब करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप जहाँ पे लेक्चर आपसे रिलेटेड हो रहे हैं, आप लेक्चर में जाओ। और मैंने उधर ही एक लेक्चर सुना था, डॉक्टर हमारे सफदर मलिक जो है, आपने सुना होगा, अलनूर जो फातिमा मेमोरियल के सामने डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे होते हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनका अपना डायग्नोस्टिक सेंटर। रेडियोलॉजिस्ट का भी आइडिया रखो जी, ठीक है, कि कौन कौन हमारे पाकिस्तान में जो है बड़े अच्छे लाहौर में रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नवाज अंजुम पहले थे, अब तो काफी बूढ़े हो गए हैं वो, और अब यूएल में भी होते हैं। लेकिन कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्टों के भी रेडियोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह इतने। वो डॉपलर पहली दफा उन्होंने पाकिस्तान में इधर जो है लाहौर में सबको सिखाया था, अभी भी वो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो। और इनके जो कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट उनके पाँव में बैठ जाते हैं इतने वो, सबके कहते हैं ना फादर ऑफ रेडियोलॉजी लाहौर, वो उनको कह लो डॉक्टर नवाज अंजुम। डॉक्टर सफदर का भी साथ ही क्लिनिक है, उनका नूर बहुत चलता है। वो टेक्नोलॉजीज पे बहुत काम करते हैं। वो अपने अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर उन्होंने अच्छी अच्छी करोड़ों वाली मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पे अपने लैब के अंदर, और इतनी वो करते हैं। फीचर्स के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं उनके, उनका ही मैंने लेक्चर आरएसपी में सुना था कि इवन अब तो अल्ट्रासाउंड के मतलब कि ये भी एक रिसर्च थे, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये रिसर्च ही मैंने उनकी से सुनी थी कि आप ये भी अब
क्या कहते हैं बेटा या बेटी पैदा, अल्लाह ताला माफ करे इसके ऊपर, कि अपनी मर्जी से बच्चा भी पैदा, मतलब इस तरह के कि बेटा चाहिए तो बेटा भी पैदा हो सकता है, बेटी चाहिए तो बेटी भी मतलब किस तरह वो हो सकती है। ठीक है, तो वो भी एक रिसर्च है। ये भी देखो किधर किधर जा रही है दुनिया, आप किस तरफ के अपनी मर्जी से आप जेंडर डिसाइड कर सकते हो। कोई भी जा सकता है, लेकिन उसको ज़हन में रखना, नजर में रखना कब है, सर्च करो, कोई भी जा सकता है। कार्ड बन जाते हैं आपके आरएसपी के, आप 3 दिन वो कार्ड पहन के पूरे उसमें फिर सकते हो कि यू आर उसमें। अच्छा, उसके लिए तो जब होनी है, उसके अलावा हम अपनी यूनिवर्सिटी में मैं 3 डेज की कॉन्फ्रेंस रख रही हूँ। ठीक है, मैं करवाऊंगी उसके लिए कि हमारे अपने स्टूडेंट्स जब तक इस फील्ड से प्यार नहीं करेंगे ना, तो बाहर जा वाले कोई भी नहीं। अपनी फील्ड से आप लोगों को पता ही नहीं आपकी फील्ड क्या है, आपको पता ही नहीं आगे जाना कहाँ है। ठीक है, यही चीज है ना, आपको डिग्रेड लोग बहुत करेंगे। आप फील्ड में जाओगे भी तो आप यहाँ से निकले, आप पहली बार आपको यूएमटी के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे सीनियर निकले ना, हमें समझाते हैं, कहते हैं आप यूएमटी के और चले जाओ भाई, इसी तरह बेइज्जत करेंगे। तो क्या आप लोगों को फर्क आप में क्या आना चाहिए, नॉलेज वाइज। वो कहते हैं आप लोग सिर्फ, हमें पता है वहाँ पे सिर्फ स्लाइड वाइज आप बुक्स पढ़ते नहीं हो, आपके पास नॉलेज इतना है नहीं, आपको यहाँ पे 50% वाले भी एफएससी के जो है उनको भी एडमिशन दे देते होते हैं, यहाँ पे हर तरह का बच्चा है, मैरिट नहीं है। ठीक है, तो वो एक लेवल, वो इस तरह आपको बड़ा डिग्रेड करेंगे और इतना बुरा करेंगे कि रोने वाले हो जाओगे। ये फील्ड हमने भी ये चीज जो है ना फील की हुई है। आप लोग तो इतने बच्चे हुए आईटीओ में, हम लोग उस वक्त होते ही 10-12 बच्चे होते थे जब हम लोगों ने नई नई फील्ड में आ तो गए थे, रोंदे रोंदे के बस चलो जी अब पता नहीं क्या होना है हमारी फील्ड के साथ, हम बेइज्जती होनी है। थोड़े बच्चे थे, बस हम लोग एमबीबीएस बीडीएस पहले सुनते थे भाई, मेडिकल के बाद भाई एमबीबीएस होता है या बीडीएस होता है, तीन फील्ड्स का तो पता ही नहीं था, लाइट है साइंसेस का। तो बस ऐसे ही मैं एक दिन बैठी एफएससी के बाद, नहीं हुआ कहीं एडमिशन। मेरी तो एयरफोर्स का था ना खुदाई, पीएफ कॉलेज वहाँ से थी, फेडरल बोर्ड एफएससी का 2008। ठीक है, मैं बड़ी पुरानी हूँ, 10 साल पुरानी हूँ। ठीक है, तो तब फेडरल बोर्ड हमारा था और पीएफ का फेडरेशन। और मेरे 2009 में, सॉरी, मेरी एफएससी हुई थी, 10 से 14 मेरी ग्रेजुएशन थी। 2010 से 14 वाली जो थी ना, ये 4 साल जो थे मेरे ग्रेजुएशन थे। तो अब देख लो कितनी पुरानी लगती नहीं हूँ। किसकी जॉब नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट को अपने साथ मत, किसी के सामने अपने आपको रेडियोलॉजिस्ट कह दिया ना, खासतौर पर रेडियोलॉजिस्ट के सामने बोल दिया था। पहले रेडियोलॉजिस्ट आप लोगों से बड़ा वो होते हैं, तो अपने नाम के साथ कभी भी रेडियोलॉजिस्ट मत लिखना, यू आर नॉट रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर्स है, वो आफ्टर एमबीबीएस स्पेशलाइजेशन करते हैं रेडियोलॉजी में, दे आर रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इलीगल है अगर आपने रेडियोलॉजिस्ट आया लेकिन चुप के ले जाना उन्होंने। ठीक है, यू आर रेडियोग्राफर, और अगर सोनोग्राफी में काम कर रहे हो तो यू आर सोनोग्राफर। तो जो सोनोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर्स हैं, सोनोग्राफर्स आप, ग्राफर जितने भी इमेजेस बनाने हैं ना, फोटोग्राफर आप लोग इमेजिंग वाले। ठीक है, तो रेडियोग्राफर जो आप, सोनोग्राफर जो अगर अल्ट्रासाउंड में काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करना। बाकी जो आपके जो ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करें, जो कि अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो इंटरेस्ट लेते हैं, जिनमें मैं हम लोग यहाँ पे करेंगे, कुछ स्टॉल्स टाइप भी लगवाएंगे, ताकि आप लोग रेडियोलॉजी के स्टूडेंट और रेडिएशन के बारे में भी बताओ लोगों को, क्या हैजर्ड्स है रेडिएशन के, कितने हार्मफुल है रेडिएशन। आजकल जितनी जो कैंसर हैं और ये रेडिएशन की वजह से ही हो रही है ना। ये क्या है हमारे एनवायरमेंट में, सिग्नल्स भी रेडिएशन है, वाईफाई के सिग्नल्स भी रेडिएशन है, फोन रेडिएशन है, ले लेके फिर रहे हैं साथ में रेडिएशन की। तो हमारी इसीलिए तो बीमारियां ये सारी कैंसर और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रेडिएशन है। तो इसके ऊपर एक हैजर्ड्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ हैजर्ड्स के, और बनाओ कि ये चीजें भी रेडिएशन है क्या। अपनी फील्ड को खुद बताओगे तो वो लोग है, तुम लोगों को तुम दबाते रहोगे, तुम लोग दबते रहोगे। ठीक है, दबना नहीं है, और अपनी फील्ड को बताना है कि एटलीस्ट ये मालसियों से तो अच्छे है। ठीक है, आप एमआईटी हो, एमएलटी वो तो लैब है, मैं उसको कुछ नहीं कहती, उसकी अपनी एक लैब इंटरेस्ट है, जिसको लैब के अंदर लैब की पैथोलॉजी वाले साइड से चले जाते हो। आप इमेजिंग वाले हो, आपने देखना है, और इतनी मजे की फील्ड है ना ये।
पता है पाकिस्तान में तो इंटरनेशनली तो अल्ट्रासाउंड भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड आप करोगे, सोनोग्राफर्स करते हैं, ये रेडियोलॉजिस्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, पार्ट टाइम सारे रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की क्लिनिक खोले हैं और वो पैसा उसी से कमा रहे हैं सारे। अल्ट्रासाउंड की क्लिनिक, अब वो हॉस्पिटल जॉब्स हैं सारी, इतनी प्राइवेटली तो नहीं आप अपना क्लिनिक खोलो तो सीटी स्कैन लगा दो, यहाँ तो बहुत पैसा हो, यहाँ तो बहुत पैसा हो आपको अपना प्राइवेट क्लिनिक, और आपको हमेशा अपने साथ एक रेडियोलॉजिस्ट जरूरी है अगर आप अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, आप रिपोर्टिंग के लिए अपने साथ रेडियोलॉजिस्ट रखो। आजकल तो वैसे रेडियोलॉजिस्ट भी ऐसे ही कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही किसी को भी डॉक्टर। न्यूक्लियर मेडिसिन में पैसा बहुत है क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन बहुत है ना, तो कम लोग जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, रेडिएशन की उसी तरह हम लोग प्रोटेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी मैं कहती होती हूँ शौकत खानम में, शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद वाली साइड से अगर कोई है तो शिफा हॉस्पिटल इधर जो है शौकत खानम में प्लीज इंटर्नशिप करने की कोशिश करो, अगर वो आपको दे दे कोशिश करो वहाँ पे HR में जाके एक बात करो, किसी भी तरह कोई रेफरेंस कुछ भी जिस तरह भी कहते हैं उनको ना जी करके किसी तरह वहाँ की इंटर्नशिप दे दो। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने शौकत खाना में इंटर्नशिप कर ली है, आप बाहर आराम से जाओगे, आपको प्रॉपर हर चीज ऐसे जो प्रोटोकॉल है वहाँ पे हर मोडालिटी के प्रॉपर वहाँ पे जो है ना वो उसको कर रहे हैं, प्रॉपर जो है ना देख रहे हैं हर चीज की मोडालिटी। अब वहाँ पे पेशेंट भी इतना ज्यादा इतना रश होता है ना पेशेंट का, इसलिए भी शायद वो नहीं अलाउ करते कि उनको बच्चों को अलाउ। हम लोग तब 20 होते थे FMH में जब हम आए थे, पूरे ग्रेजुएशन में 20 सीट्स ही 20 होती थी FMH में, रहते रहते हम लोग तो कोई 12 रह गए थे फाइनल ईयर में, ठीक है। और इसी तरह ये डिटेन हो जाते हैं, पता है UHS के पेपर किस तरह के होते हैं, सारे MBBS वाले तो पेपर होते हैं UHS के अंडर है सारा, और इस तरह थोड़ी होता है आप लोगों की तरह की ये स्लाइड है तो इसी में से ही आना, ठीक है। वो बस टॉपिक हमें बता देते थे कि रिप्रोडक्टिव है तो जहाँ मर्जी से पढ़ो, क्योंकि पेपर वो जो पढ़ा रहा था तो वो थोड़ी बनाता था, पेपर तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बन के आ गया है, शेख जायद से बन के आ गया है, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट ने बनाया है, तो वो ओवरऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो जितनी बुक्स पढ़नी होती थी पढ़ लो, तो ये चीज़ होती थी। तो वो फिर जब हम लोग फाइनल ईयर में रहे थोड़े गए, फिर इंटर्नशिप के लिए चार भी बच्चे आराम से वो मिल जाती थी हमें, कि ना उनका वर्कलोड खराब होता था हॉस्पिटल्स के अंदर, और ना जो थी वो कोई मतलब मसला आता था, तो वो आराम से हमें इंटर्नशिप दे रहे थे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बात करेंगे, और भी चीजें बताऊंगी मैं आप लोगों को। मैम मैम हम अगली क्लास में ऑन कैंपस आके ले सकते हैं? अगर आपकी कोर्स कंप्लीट है तो आप आए हैं स्टूडेंट्स क्लास में। ओके मैम, ठीक है, अपनी थैंक वैक्सीनेशन यू। करो और मैं कहती हूँ आओ, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिकल भी करना है। फिर उसके बाद आज मेरी बल्कि आपकी एचओडी जो है डॉक्टर उस्मा से भी मीटिंग है, और हम लोगों ने इसके ऊपर वो सेमिनार के ऊपर भी बात करनी है, तो जो मैं जरा अच्छे बच्चे मुझे अपना नाम भी दें ताकि हम उसमें ऐड भी करें और इसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे इस सेमेस्टर के एंड में या सेमेस्टर एंड जैसे भी होता है फिर हम करेंगे। ओके मैम। मैम जो आए थे ना उनके भी नाम लिख के, तो मुझे नाम नहीं किसी को पता था, मैंने अटेंडेंस करवा दी। आप अपने तो लिख दो मुझे एक पेपर के ऊपर, और मैं पीछे जो है ना उसके पीछे जो है ना, आप मेमो में थे ना, सिर्फ तीनों थे ना, बॉयज में आप तीन, आप मेमो में आप, वो ऑनलाइन वालों के तो मेरे पास नाम आ रहे होंगे ना, वो तो बात करते हैं। मेरे पास अभी उनके ऊपर जो है ना